हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैंक्शन रिबन लव एफएफ। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई एक्साइटिंग बीएल माफिया रोमांस स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है किंग्स ऑफ अंडरवर्ल्ड। ये कहानी है दो ऐसे लड़कों की जो दुनिया की नज़रों में सिर्फ दो रिच फैमिली एयर्स है, लेकिन सच इसे कहीं ज्यादा डेंजरस है। एक तरफ है गुसु लैन फैमिली का वंगजी, जो शांत कम बोलने वाला और सबका फेवरेट है, और दूसरी तरफ है यनमेंग जियांग फैमिली का वीइंग, जो शरारती, फनी और हर वक्त मुस्कुराने वाला लड़का है। दोनों फैमिलीज सालों से फैमिली फ्रेंड्स है और एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन जो बात किसी को नहीं पता वो ये है कि वंगजी और वीइंग दोनों अपनी अपनी सिटीज के हिडन माफिया किंग्स है। अंडरवर्ल्ड में उनके नाम से लोग कांपते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उनका असली चेहरा नहीं देखा। ना उनकी फैमिलीज को उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता है और ना ही उन्हें एक दूसरे के बारे में सच मालूम है। तो क्या होगा जब दो हिडन माफिया किंग्स एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या उनकी दोस्ती प्यार में बदलेगी या उनके राज उन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगे? जानने के लिए स्टोरी को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वैंक्शन स्टोरीज पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शादी का हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। आज जियांग यानली और जिन जिक्शुन की शादी थी। चाइना की सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एक ही जगह जमा थी। म्यूजिक चल रहा था, लोग बातें कर रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। जियांग फैमिली मेहमानों का स्वागत कर रही थी, जबकि लैन फैमिली भी पूरी शान के साथ फंक्शन में पहुंच चुकी थी। लैन शिचेन सबसे बात कर रहे थे और लैन किरेन दूर से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो इस पूरे फंक्शन में बोर हो रहा था। वीइंग एक कुर्सी पर बैठा जूस पीते हुए लोगों को देख रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। मुझे समझ नहीं आता, लोग शादी में इतना एक्साइटेड कैसे होते हैं। जियांग चेंग ने तुरंत उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। क्योंकि तू नॉर्मल नहीं है। वीइंग ने नखरे से मुंह बना लिया। माँ देखो, जियांग चेंग फिर मुझे मार रहा है। वायु जियुयान ने बिना देखे जवाब दिया। और थोड़ा मारो। वीइंग ने ड्रामा करते हुए अपना दिल पकड़ लिया। इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े सब लोग हंस पड़े। इसी बीच हॉल के दूसरे कोने से वंगजी अंदर आया। ब्लैक सूट में हमेशा की तरह काम और हैंडसम लग रहा था। कई लड़कियों की नज़र तुरंत उस पर चली गई, लेकिन वंगजी को किसी से मतलब नहीं था। उसकी नज़र सीधा वीइंग पर जाकर रुकी, जो अभी भी सबके सामने ओवर एक्टिंग कर रहा था। एक पाल के लिए वंगजी के होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। लैन शिचेन ने ये देख लिया। इंटरेस्टिंग। वंगजी ने बिना एक्सप्रेशन के अपने भाई की तरफ देखा। लैन शिचेन मुस्कुराया। कुछ नहीं। उधर वीइंग की नज़र भी वंगजी पर पड़ी और उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। वो तुरंत चलकर वंगजी के पास पहुंच गया। लैन झान, तुम फाइनली आ गए। मैंने सोचा था तुम रास्ते में ही किसी किताब के साथ बैठ गए होग। वंगजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं, बस नहीं। वीइंग हंस पड़ा। हर बार इतना छोटा जवाब कैसे दे देते हो? एक दिन मैं तुम्हारे मुंह से पूरा पैराग्राफ बुलवा कर रहूंगा। वंगजी ने शांत आवाज में कहा। इम्पॉसिबल। चैलेंज एक्सेप्टेड। वीइंग ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हॉल में खड़े सब लोगन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें क्या पता था कि ये दोनों नॉर्मल रिच एयर्स नहीं, बल्कि अपनी अपनी सिटीज के सबसे डेंजरस और पावरफुल हिडन माफिया किंग्स द। और इस वक्त दोनों को ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उनके सारे राज सामने आ सकते थे। शादी की खुशियों के बीच एक नई कहानी चुपचाप शुरू हो चुकी थी। वीइंग ने चैलेंज एक्सेप्टेड कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाया था और पूरे हॉल में खड़े लोग उसकी हरकत देखकर मुस्कुराने लगे। वागजी ने कुछ पाल उसके हाथ को देखा और फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ मिला लिया। वीइंग की आंखें चमक उठी, देखा सबने। लैन झान मेरा चैलेंज ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुका है, जियांग चेंग ने तुरंत कहा। उसने कुछ नहीं कहा। वीइंग ने कंधे उचका दिए। चुप रहना भी हाँ ही होता है। वागजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं। वीइंग जोर से हंस पड़ा। बस इसी वजह से मुझे तुम पसंद हो। हर बार एक शब्द में जवाब देते हो। उधर थोड़ी दूर खड़े लैन शिचेन और जियांग चंग भी ये सब देख रहे थे। लैन शिचेन के होंठों पर हल्की सी स्माइल थी। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। जियांग चंग ने सिर हिलाया। सच कहो तो अगर ये दोनों एक दिन लड़ना बंद कर दे तो मुझे चिंता होने लगेगी।
दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी नजरें कुछ ज्यादा ही देर तक एक दूसरे पर टिक गई। लेकिन अगले ही पाल जियांग यानली ने आवाज लगाई, जियांग चंग इधर आओ। और दोनों तुरंत नॉर्मल हो गए। शादी की रस्में शुरू हो गई। सब लोग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। वीइंग भी जा रहा था कि उसका पैर कारपेट में उलझ गया और वो सीधा आगे गिरने लगा। लेकिन जमीन पर गिरने से पहले किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। वीइंग ने आंखें खोली तो देखा वाक जी उससे संभले हुए था। कुछ पाल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। हॉल में खड़े कई लोगों ने ये सीन देख लिया। जियांग यू ने तुरंत फोन निकल लिया। वाह, ये फोटो तो मैं सेव करूंगा। वीइंग तुरंत सीधा खड़ा हो गया। डिलीट करो, अभी के अभी डिलीट करो। जियांग यू और भी ज्यादा हंसने लगा। कभी नहीं। वाकजी चुपचाप साइड हो गया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी। रात धीरे धीरे बीतने लगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक अंडरग्राउंड मीटिंग चल रही थी। कई माफिया लीडर्स एक बेड कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। सबके चेहरों पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। एक आदमी धीरे से बोला, शैडो किंग ने हमारी डील रिजेक्ट कर दी। दूसरा तुरंत बोल पड़ा, और व्हाइट ड्रैगन ने भी। रूम में सन्नाटा छा गया। अंडरवर्ल्ड के दो सबसे पावरफुल किंग्स, शैडो किंग और व्हाइट ड्रैगन, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा था और किसी को ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त दोनों किंग्स एक शादी में मौजूद है और फैमिली के साथ खुशी से वक्त बिता रहे हैं। शादी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उस रात वाकजी और वीइंग दोनों को नींद नहीं आ रही थी। गुसू सिटी में वाकजी अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था। तभी उसका फोन बाजा। स्क्रीन पर एक सीक्रेट नोटिफिकेशन आया, शैडो किंग, इमरजेंसी मीटिंग रिक्वायर्ड। वाकजी की आंखें ठंडी हो गई। उसने तुरंत कॉल कनेक्ट की। कॉन्फ्रेंस स्क्रीन पर अंडरवर्ल्ड के कई हाई रैंकिंग मेंबर्स नजर आए। बॉस, हमारी 3 शिपमेंट्स पर अटैक हुआ है और अटैक करने वाले लोगों ने व्हाइट ड्रैगन का नाम उसे किया है। वाकजी ने बिना एक्सप्रेशन के पूछा, प्रूफ? सर, कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन मार्केट में अफवाह फैल रही है कि व्हाइट ड्रैगन और शैडो किंग के बीच वॉर शुरू होने वाली है। पूरा रूम खामोश हो गया। वाकजी को तुरंत समझ आ गया, कोई उन दोनों को आपस में लड़ाना चाहता था। उसने सीधा ऑर्डर दिया, जो भी इसके पीछे है उसे ढूंढो, अलाइव। दूसरी तरफ युंगमी सिटी में वीइंग भी अपने हिडन हेडक्वार्टर्स में बैठा था। उसके सामने भी वही रिपोर्ट राखी हुई थी। व्हाइट ड्रैगन के नाम पर कई जगह अटैक्स हुए थे और सबूत ऐसे छोड़े गए थे जैसे शैडो किंग जिम्मेदार हो। जियांग चंग ने रिपोर्ट टेबल पर राखी। मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी गेम खेल रही है। वीइंग कुर्सी पर पीछे झुक गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि लैन झान इतना बोरिंग है कि बिना वजह वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता। जियांग चंग हंस पड़ा। तुम उसे लैन झान बोलना कब बंद करोगे? कभी नहीं। अगली सुबह लैन फैमिली और जियांग फैमिली एक बिजनेस इवेंट में दोबारा मिले। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वाकजी और वीइंग दोनों जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। इवेंट के दौरान वीइंग जूस लेने गया ही था कि किसी ने उसके पास से गुजरते हुए धीरे से कहा, वॉर इज कमिंग व्हाइट ड्रैगन। वीइंग का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। वो पलटकर देखने लगा, लेकिन भीड़ में वो आदमी गायब हो चुका था। उसी वक्त हॉल के दूसरे कोने में वाकजी को भी एक अनोनिमस मैसेज मिला, द गेम हैज बिगन शैडो किंग। पहली बार दोनों माफिया किंग्स को महसूस हुआ कि कोई बहुत पावरफुल दुश्मन अंधेरे में बैठा उनकी हर मूव देख रहा है, और शायद वो दुश्मन उनकी फैमिलीज को भी टारगेट करने वाला था। बिजनेस इवेंट के बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर लौट गई, लेकिन वाकजी और वीइंग के दिमाग में वही अजीब मैसेजेस घूम रहे थे। 2 दिन तक सब कुछ शांत रहा। ना कोई अटैक हुआ और ना ही कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। जियांग फैमिली मैंशन में सब डिनर कर रहे थे जब वीइंग का सिक्योर फोन अचानक बज उठा। सर, साउथ हार्बर वेयरहाउस पर अटैक हुआ है। वीइंग तुरंत खड़ा हो गया। किसने? अननोन, लेकिन उनके पास मिलिट्री लेवल वेपन्स है। जियांग चंग भी अपनी सीट से उठ गया। मैं भी चल रहा हूँ। कुछ ही देर में दोनों सीक्रेट कन्वॉय के साथ वेयरहाउस पहुंच गए। पूरा एरिया धुएं और गोलियों की आवाज से भर चुका था। वीइंग का चेहरा ठंडा हो गया। जो लोग उसके आदमियों पर अटैक कर रहे थे वो आम क्रिमिनल्स नहीं लग रहे थे। तभी एक स्नाइपर की गोली सीधा वीइंग की तरफ आई, लेकिन उससे पहले किसी ने उससे जोर से पीछे खींच लिया।
बीइंग ने हैरानी से देखा। उसके सामने वागजी खड़ा था। तुम? वागजी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। स्नाइपर, नीचे रहो। बीइंग कुछ पाल के लिए चुप हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शैडो किंग खुद उसकी जान बचाएगा। जैन लगभग 1 घंटे तक चली। आखिरकार अटैकर्स भाग गए, लेकिन जाने से पहले वो एक सिंबल छोड़ गए, एक काला ताज, ब्लैक क्राउन। जियांग चंग ने सिंबल को देखते ही कहा, इम्पॉसिबल। लैन शिचन का चेहरा भी सीरियस हो गया। तुम इस सिंबल को जानते हो? जियांग चंग ने धीरे से सिर हिलाया। 10 साल पहले अंडरवर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्लैक क्राउन। उनका मकसद सारी माफिया फैमिलीज को खत्म करके अंडरवर्ल्ड पर राज करना था। सबको लगा था वो लोग खत्म हो चुके हैं। पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया। बीइंग और वागजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर ब्लैक क्राउन सच में वापस आ गई थी, तो इस बार सिर्फ बिजनेस या पावर की बात नहीं थी। पूरे अंडरवर्ल्ड का फ्यूचर खतरे में था। और शायद पहली बार व्हाइट ड्रैगन और शैडो किंग को एक हाई साइड पार खड़ा होना पड़ेगा। वेयरहाउस अटैक के बाद वागजी और बीइंग पहली बार ऑफिशियली एक हाई मीटिंग रूम में बैठे थे। रूम में लैन शिचन, जियांग चंग और दोनों फैमिलीज के ट्रस्टेड मेंबर्स भी मौजूद थे। टेबल के बीच में ब्लैक क्राउन का सिंबल रखा हुआ था। सबकी नजरें उस पर टिकी हुई थी। लैन शिचन ने फाइल खोलते हुए कहा, 10 साल पहले ब्लैक क्राउन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन लगता है कुछ मेंबर्स भाग गए थे। जियांग चंग ने बात आगे बढ़ाई, और अब वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। बीइंग कुर्सी पर झुककर बैठा था। तो प्लान क्या है? उन्हें ढूंढकर खत्म कर देते हैं। जियांग चंग ने तुरंत कहा, इसी एटीट्यूड की वजह से तुम हर बार प्रॉब्लम में फैंस जाते हो। बीइंग हंस पड़ा, और इसी वजह से हर बार जीत भी जाता हूँ। रूम में हल्की सी हंसी गूंज गई। सिर्फ वागजी चुप था। उसकी नजर रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। अचानक उसने एक फोटो टेबल पर रख दी। सबका चेहरा बादल गया। फोटो में एक आदमी था, ब्लैक क्राउन का करंट लीडर। उसका नाम था एक्सुई मिंग, अंडरवर्ल्ड का सबसे डेंजरस क्रिमिनल, जिसे पिछले 8 साल से किसी ने नहीं देखा था। लैन शिचन ने धीरे से कहा, अगर वो वापस आ गया है तो सिचुएशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा सीरियस है। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ रूम में आया। सर, इमरजेंसी। सब उसकी तरफ मुड़ गए। गार्ड की सांसें तेज चल रही थी। जियांग यानली का कन्वॉय अटैक हुआ है। बीइंग तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। क्या? जियांग चंग का चेहरा सख्त पड़ गया। यानली कहा है, गार्ड ने जवाब दिया। हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। अगले हाई सेकंड बीइंग और जियांग चंग मीटिंग रूम से बाहर निकल चुके थे, लेकिन सबसे पहले जो इंसान उनके साथ भागा, वो वागजी था। कुछ ही देर बाद कई ब्लैक एसयूवीज हाईवे पर फुल स्पीड से दौड़ रही थी। हर किसी के दिल में एक ही डर था, कहीं ब्लैक क्राउन ने जियांग यानली को किडनैप तो नहीं कर लिया। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली शॉक अभी उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अटैक सिर्फ जियांग यानली पर नहीं हुआ था। उसी वक्त गुसु सिटी में लैन किरेन का कन्वॉय भी गायब हो चुका था। जियांग यानली और लैन किरेन के गायब होने की खबर ने दोनों फैमिलीज को हिलाकर रख लिया। बीइंग का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, जबकि वागजी पहले से भी ज्यादा खामोश लग रहा था। जो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे वो समझ गए थे, जितना खामोश वागजी होता था उतना ही खतरनाक बन जाता था। 2 घंटे बाद एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिला। मैसेज के साथ एक वीडियो भी था। वीडियो चलते ही सबकी सांसें रुक गई। जियांग यानली और लैन किरेन एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर बंधे हुए नजर आ रहे थे। उनके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा मास्क से छुपा हुआ था। वेलकम शैडो किंग एंड व्हाइट ड्रैगन। उस आदमी की आवाज रूम में गूंज उठी। अगर अपने फैमिली मेंबर्स को जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे ओल्ड हार्बर पर अकेले आना। पुलिस या आर्मी को इन्वॉल्व किया तो दोनों मर जाएंगे। वीडियो वही खत्म हो गया। पूरे रूम में खामोशी छा गई। जियांग चंग ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। मैं उस हरामी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैन शिचन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम इमोशनल होकर गलती नहीं कर सकते। जियांग चंग ने उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें कुछ पाल तक एक दूसरे पर टिक गई, और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया। मैं समझ गया। उधर बीइंग और वागजी अलग खड़े थे। बीइंग ने पहली बार सीरियस टोन में पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? वागजी ने सीधा जवाब दिया, ट्रैप। बीइंग ने सिर हिलाया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर बीइंग मुस्कुराया, अच्छा है, कम से कम किसी बात पर तो हम अग्री करते हैं।
वागजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नरमियत आ गई। अगली रात, ओल्ड हार्बर, समुंदर की तेज हवा चल रही थी। पूरा एरिया अंधेरे में डूबा हुआ था। बीइंग और वागजी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अकेले आए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर एक बिल्डिंग की छत पर कोई बाइनोक्यूलर से उन्हें देख रहा था। मास्क पहने हुए उस आदमी के होंठों पर धीमी मुस्कान थी। फाइनली, अंडरवर्ल्ड के दो किंग्स एक ही जगह। आज का खेल सच में शुरू होगा। उसने अपने आदमियों को सिग्नल दिया और अचानक पूरे हार्बर की लाइट्स एक साथ जल उठी। बीइंग और वागजी ने ऊपर देखा। उनके चारों तरफ सैकड़ों आर्म्ड मैन खड़े थे और सबसे ऊपर क्रेन पर खड़े मास्क वाले आदमी ने धीरे से अपना मास्क उतार दिया। उसका चेहरा देखते हाई लैन शिचिन और जियांग चंग, जो सीक्रेट सर्विलेंस से सब देख रहे थे, शॉक में खड़े रह गए, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसे दोनों फैमिलीज 10 साल पहले मारा हुआ समझ चुकी थी। हार्बर की तेज हवा के बीच सबकी नजरें उस आदमी पर जाम गई। बीइंग की आंखें सिकुड़ गई। जियांग चंग ने सर्विलेंस रूम में धीरे से कहा, ये इम्पॉसिबल है। लैन शिचन का चेहरा भी सेफ्ट पड़ चुका था, क्योंकि क्रेन पर खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि जिन गुआंग्याओ था। वो आदमी जिसे 10 साल पहले ब्लैक क्राउन के खात्मा के दौरान मारा हुआ माना गया था। हर रिकॉर्ड में उसकी डेथ कंफर्म थी, लेकिन आज वो जिंदा था और पहले से ज्यादा खतरनाक। जिन गुआंग्याओ जोर से हंस पड़ा। सरप्राइज्ड, मुझे पता था तुम सब यही रिएक्शन डोज। वागजी की आवाज ठंडी थी। जियांग यानली और लैन किरेन कहा है। जिन गुआंग्याओ मुस्कुराया। हमेशा की तरह सीधी बात, मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है। बीइंग ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। वो दोनों कहा है। जिन गुआंग्याओ ने उंगली से इशारा किया। हार्बर के दूसरे कोने पर 2 बेड कंटेनर्स धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर जियांग यानली और लैन किरेन बंधे हुए दोनों जिंदा थे। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पाल जिन गुआंग्याओ की मुस्कान और गहरी हो गई। अब देखते हैं तुम अपनी फैमिली बचते हो या अपनी जान। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरे हार्बर में धमकों की आवाज गूंज उठी। कई जगह बॉम्ब्स एक्टिवेट हो गए। जमीन हिलने लगी। सैकड़ों आर्म्ड मैन फायरिंग करने लगे। पूरा एरिया बैटलफील्ड बन गया। बीइंग और वागजी तुरंत एक्शन में आ गए। दोनों पीठ से पीठ मिलाकर लैडनेलिज। जो भी उनके पास आता कुछ सेकंड्स में जमीन पर होता। डोर सर्विलेंस वैन में बैठा जियांग चंग सब देख रहा था। तभी एक स्नाइपर की रेड लेजर सीधा वागजी के सीने पर आकर रुकी। जियांग चंग की आंखें फाइल गई। स्नाइपर, उसने तुरंत कॉम्स पर चिल्लाया। वागजी लेफ्ट, लेकिन उससे पहले ही गोली चल चुकी थी। सब कुछ एक पाल के लिए धीमा पड़ गया और बिना सोचे समझे बीइंग वागजी के सामने आ गया। गोली सीधा बीइंग के कंधे में लगी। खून हवा में बिखर गया। वागजी की आंखें पहली बार शॉक से फाइल गई। बीइंग। पूरे बैटलफील्ड में सन्नाटा सा छा गया। बीइंग लड़खड़ा गया, लेकिन फिर भी मुस्कुराया। लैन झान, तुम मुझ पर एक फेवर करते हो। अगली हाई सेकंड वागजी के अंदर का सारा गुस्सा फूट पड़ा। उसकी ठंडी आंखें पहली बार खतरनाक अंधेरे से भर गई और जिन गुआंग्याओ दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उसका असली प्लान अब शुरू हुआ था और बीइंग को गोली लगना उस प्लान का सिर्फ पहला हिस्सा था। हार्बर पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुका था। गोलियों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी, लेकिन वागजी को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नज़र सिर्फ बीइंग पर थी। बीइंग घुटनों के बाल जमीन पर बैठा था और उसके कंधे से लगातार खून बह रहा था। वागजी तुरंत उसके पास पहुंच गया। बीइंग फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। ऐसे मत देखो लैन झान, मैं अभी मारा नहीं हूँ। लेकिन इस बार वागजी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना कोट उतरकर बीइंग के जख्म पर दबा दिया। उसकी आंखों में पहली बार साफ चिंता नजर आ रही थी। बीइंग कुछ पाल के लिए चुप हो गया। शायद ये पहली बार था जब उसने वागजी को इतना परेशान देखा था। उधर जिन गुआंग्याओ सब कुछ देख रहा था। उसके होंठों पर जीत वाली मुस्कान थी, लेकिन अगले हाई सेकंड उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वागजी ने अपना गुन उठाया और बिना एक भी शॉट मिस किए उसके आसपास खड़े कई आर्म्ड मैन को गिरा दिया। पूरे बैटलफील्ड में लोग हैरान रह गए। जिन गुआंग्याओ धीरे से बोला, इंटरेस्टिंग, आज शैडो किंग सच में गुस्सा है। इसी बीच लैन शिचिन और जियांग चंग अपनी टीम्स के साथ हार्बर पहुंच चुके थे।
दोनों ने मिलकर जियांग यानली और लैन किरेन को कंटेनर से बाहर निकला। जियांग यानली ने घबराकर पूछा, बीइंग कहाँ है? जियांग चंग का चेहरा सख्त हो गया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जियांग यानली सब समझ गई। उसका दिल घबरा उठा। कुछ देर बाद रीइंफोर्समेंट आने लगी। सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ गई। जिन गुआंग्याओं को पीछे हटना पड़ा। जाने से पहले उसने दूर से वागजी और वींग को देखा और मुस्कुराया। अगली बार मिलते हैं। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। बैटल खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स तुरंत वीइंग का ट्रीटमेंट करने लगे। ऑपरेशन रूम के बाहर पूरी जियांग फैमिली और लैन फैमिली मौजूद थी। सब टेंशन में थे। सिर्फ वागजी चुपचाप ऑपरेशन रूम के दरवाजे को देख रहा था। लैन शिचन ने धीरे से उसके पास आकर कहा, वो ठीक हो जाएगा। वागजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुट्ठी और ज्यादा काज गई। 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। सब तुरंत उसके पास पहुंच गए। डॉक्टर ने हल्का सा स्माइल किया। पेशेंट डेंजर से बाहर है। सबने राहत की सांस ली। जियांग यानली की आंखों में आंसू आ गए। जियांग चंग ने पहली बार आज रात चैन की सांस ली। लेकिन डॉक्टर की अगली बात सुनकर सब फिर सीरियस हो गए। गोली निकल दी गई है, लेकिन पेशेंट को होश आने में वक्त लग सकता है। सब लोग धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़े, लेकिन सबसे पहले जो इंसान वींग के रूम में गया वो वागजी था। और बेड पर बेहोश पड़े वींग का हाथ पकड़कर वो पहली बार कई सालों बाद पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह होने वाली थी, लेकिन हॉस्पिटल के उस रूम में अभी भी खामोशी छाई हुई थी। वीइंग बेड पर बेहोश पड़ा था, जबकि वागजी उसके पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। पूरी रात उसने एक पाल के लिए भी रूम नहीं छोड़ा। कभी उसकी नज़र मॉनिटर पार जाती और कभी वीइंग के चेहरे पर। दरवाज़ा धीरे से खुला। लैन शिचन अंदर आया। तुम अभी तक यहीं हो? वागजी ने सीधा जवाब दिया। हाँ। लैन शिचन हल्का सा मुस्कुराया। तुम उसकी जितनी फिक्र करते हो उतनी शायद खुद की भी नहीं करते। कुछ सेकंड्स के लिए रूम में खामोशी छा गई। फिर लैन शिचन बिना कुछ और कहे बाहर चला गया। 2 घंटे बाद वीइंग की उंगली हल्की सी हिली। वागजी की नज़र तुरंत उस पर गई। धीरे धीरे वीइंग ने आंखें खोली। सबसे पहले उसने सामने बैठे वागजी को देखा। कुछ पाल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वीइंग धीरे से बोला, लैन झान, तुम भूत हो या सच में यहाँ हो? वागजी की आंखों में हल्की सी राहत नजर आई। तुम जिंदा हो। वीइंग हंसने की कोशिश करने लगा। और तुम डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। मैं तो सोच रहा था तुम खुश होग। वागजी ने सीधा जवाब दिया, बेवकूफ। वीइंग की आंखें फैल गई। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बोला? हिस्ट्री बन गई। मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। इसी वक्त रूम का दरवाजा खुला और जियांग यानली अंदर दौड़ती हुई आई। वीइंग, उसने तुरंत अपने भाई को गले लगा लिया। जियांग चंग भी पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर भी राहत साफ नजर आ रही थी। रूम का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन उसी वक्त ब्लैक क्राउन के हिडन हेडक्वार्टर्स में जिन गुआंग्याओ एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर वागजी और वीइंग की हॉस्पिटल फुटेज चल रही थी। उसके पास खड़ा आदमी पूछने लगा, बॉस, प्लान का पहला हिस्सा फेल हो गया। जिन गुआंग्याओ धीरे से मुस्कुराया। नहीं, पहला हिस्सा सक्सेसफुल हुआ है। उसने स्क्रीन पर वागजी और वीइंग को देखा। अब मुझे उनकी सबसे बड़ी वीकनेस मिल गई है। एक दूसरे रूम में खामोशी छा गई। जिन गुआंग्याओ की मुस्कान और गहरी हो गई। अब वक्त आ गया है गेम के दूसरे फेज का। और इस बार सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, उनके दिल भी मियर टारगेट होंगे। वीइंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 3 दिन हो चुके थे। डॉक्टर ने उससे कंप्लीट रेस्ट करने को कहा था, लेकिन रेस्ट और वीइंग का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जियांग फैमिली मैंशन में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जब वीइंग चुपके से बाहर निकलने लगा। जियांग चंग ने तुरंत देख लिया। कहाँ जा रहे हो? वीइंग बिना मुड़े बोला, वॉक पर। जियांग चंग ने भाव चढ़ाई। गुन लेकर। वीइंग रुक गया। फिर धीरे से अपना गन टेबल पर रख दिया और फिर दूसरा गुन निकला। रूम में बैठे सब लोग हंस पड़े। जियांग चंग ने सिर पकड़ लिया। इसी वक्त मैंशन के बाहर एक ब्लैक कार रुक गई। सबकी नज़र खिड़की की तरफ गई। जब कार का दूर खुला तो उसमें से वागजी बाहर निकला। वीइंग की आंखें चमक उठी। लैन झान, तुम मुझे देखने आए हो? वागजी सीधा अंदर आया। मीटिंग। वीइंग मुस्कुराया। मुझे पता था तुम मुझे मिस कर रहे हो। वागजी ने उसकी बात इग्नोर कर दी।
लेकिन जियांग यानली और लैन शिचन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद वाकजी और वीइंग सीक्रेट मीटिंग रूम में बैठे थे। टेबल पर ब्लैक क्राउन की फाइल्स पड़ी हुई थी। वाकजी ने एक फाइल उसके सामने रखी। अटैक से पहले ब्लैक क्राउन ने 3 सिटीज में अपने लोग भेजे थे। वीइंग ने फाइल खोली और उसका चेहरा सीरियस हो गया। सब टारगेट्स दोनों फैमिली से कनेक्टेड द। ये रैंडम अटैक्स नहीं थे, कोई पुरानी दुश्मनी है। वाकजी ने सिर हिलाया। हाँ। तभी रूम का दरवाजा खुला। लैन शिचन और जियांग चंग भी अंदर आ गए। लैन शिचन के हाथ में एक पुराना डॉक्यूमेंट था। कुछ मिला है। सब उसकी तरफ मुड़ गए। लैन शिचन ने डॉक्यूमेंट टेबल पर रखा। 10 साल पहले ब्लैक क्राउन को खत्म करने वाले ऑपरेशन में सिर्फ हमारी फैमिलीज नहीं थी, और भी एक फैमिली शामिल थी। वीइंग ने डॉक्यूमेंट उठाया। उसकी आंखें फाइल गई। ये नाम इम्पॉसिबल, जियांग चंग ने धीरे से कहा। हमने भी यही सोचा था। डॉक्यूमेंट पर लिखा था वेन फैमिली। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वेन फैमिली अंडरवर्ल्ड की सबसे डेंजरस फैमिलीज में से एक थी, और 10 साल पहले एक ही रात में पूरी फैमिली गायब हो गई थी। सबको लगा था वो खत्म हो चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज पर एक नई रिपोर्ट लगी हुई थी। रिपोर्ट में लिखा था रीसेंट एक्टिविटी डिटेक्टेड, पॉसिबल व्हेन फैमिली सर्वाइवर अलाइव। वीइंग और वाकजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर ये सच था तो ब्लैक क्राउन का राज उनकी सोच से भी ज्यादा गहरा था, और शायद असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। मीटिंग रूम में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सबकी नजरें उस रिपोर्ट पर टिकी हुई थी। वेन फैमिली, एक ऐसा नाम जिसे अंडरवर्ल्ड ने सालों पहले भुला दिया था। लेकिन अगर वेन फैमिली का कोई सर्वाइवर सच में जिंदा था, तो पूरा गेम बदल सकता था। वीइंग ने फाइल बंद कर दी। तो हम क्या जानते हैं? लैन शिचन ने जवाब दिया, सिर्फ इतना कि पिछले कुछ महीनों में वेन फैमिली के पुराने सेफ हाउसेस के आसपास एक्टिविटी देखी गई है। जियांग चंग ने मैप टेबल पर फैला दिया, और ये सारी लोकेशंस एक ही जगह की तरफ पॉइंट करती है। सबने मैप देखा। लोकेशन थी ब्लैक माउंटेन। अंडरवर्ल्ड में उस जगह को हॉन्टेड माउंटेन के नाम से जाना जाता था। वहां सालों से कोई नहीं गया था। वीइंग के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। इंटरेस्टिंग, एडवेंचर पर चलते हैं। जियांग चंग ने तुरंत मना कर दिया। ये पिकनिक नहीं है। वीइंग ने हंसी रोकने की कोशिश की। तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? लैन शिचन मुस्कुराया। मैं भी रोज यही पूछता हूँ। जियांग चंग ने दोनों को घोआ कर देखा, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ ही गई। कुछ घंटे बाद वाकजी, वीइंग, लैन शिचन और जियांग चंग अपनी एली टीम के साथ ब्लैक माउंटेन की तरफ निकल पड़े। शाम तक वो माउंटेन के बेस पर पहुंच गए। पूरा एरिया अजीब तरह से खामोश था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ ठंडी हवा। जैब टीम आगे बढ़ने लगी। तभी वीइंग रुक गया। सब उसकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ? वीइंग ने जमीन की तरफ इशारा किया। फुटप्रिंट्स। सबने नीचे देखा। मिट्टी पर नए निशान बने हुए मतलब कोई हाल ही में यहाँ आया था। वाकजी की आंखें तेज हो गई। सब अलर्ट हो गए। टीम धीरे धीरे माउंटेन के अंदर बनी एक पुरानी टनल में घुस गई। अंधेरा इतना ज्यादा था कि फ्लैशलाइट्स के बिना कुछ दिख ही नहीं रहा था। कुछ मिनट बाद उन्हें टनल के एंड पर एक बड़ा स्टील डोर मिला। डोर पर एक पुराना सिंबल बना हुआ था, वही सिंबल जो वेन फैमिली यूज करती थी। वीइंग ने धीरे से कहा, लगता है हम सही जगह आ गए। जैब डोर खोला गया तो सब अंदर का मंजर देखकर रुक गए। पूरा अंडरग्राउंड बेस कंप्यूटर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। ये जगह बिल्कुल अबैंडन नहीं थी। कोई यहाँ रहता था। और तभी एक स्क्रीन अचानक ऑन हो गई। उस पर एक आदमी का सिलुएट नजर आया। वेलकम, व्हाइट ड्रैगन, शैडो किंग। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रूम में सबके चेहरे सख्त हो गए, क्योंकि उस आवाज में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो इंसान उन सबको बहुत अच्छी तरह जानता हो। और फिर स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हुआ, वेंग शू। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। सब स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। वेंग शू, ये नाम सालों से किसी ने नहीं सुना था। जियांग चंग ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। इम्पॉसिबल, वेन फैमिली का डाउनफॉल सालों पहले हो चुका था। स्क्रीन पर खड़ा सिलुएट हल्का सा हंसा। इम्पॉसिबल, मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जब मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस तोड़ देता हूँ। वीइंग ने दोनों हाथ पॉकेट में डाल दिए। ठीक है मिस्टर ड्रामेटिक एंट्री, अब ये बताओ ह्यूम यहाँ बुलाया क्यों है?
लैन शिचन हंसी रोकने लगा। वागजी ने चुपचाप विंग की तरफ देखा। स्क्रीन वाला आदमी कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम वैसे ही हो जैसे मुझे याद थे, स्पेशली तुम विंग। विंग की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसने महसूस किया कि ये आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। वेंग शू ने फिर कहा, व्हाइट ड्रैगन, शैडो किंग, दो सबसे पावरफुल यंग माफिया लीडर्स, और तुम्हें अभी भी पता नहीं कि असली गेम क्या है। जियांग चंग ने टेबल पर मुख मारा। सीधी बात करो, तुम चाहते क्या हो? स्क्रीन पर एक नया मैप खुल गया। उसमें चाइना के कई सिटीज मार्क किए गए थे। सबकी नज़र मैप पर टिक गई। वेंग शू ने कहा, ये सिर्फ बिगिनिंग है, और तुम चारों इस गेम के सेंटर में हो। लैन शिचन ने पूछा, हम चार क्यों? स्क्रीन पर कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स दिखने लगे। वागजी, वियिंग, लैन शिचन, जियांग चंग, सब बचपन की फोटोज थी। सब हैरान रह गए। वियिंग ने आंखें सिकोड़ ली। ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? वेंग शू ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। और फिर अचानक पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। कनेक्शन कट। रूम फिर से खामोश हो गया। कुछ पाल बाद विंग ने गहरी सांस ली। मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं आया। लैन शिचन हंस पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुमसे ज्यादा ड्रामेटिक एंट्री मारी। इस बार वागजी के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। जियांग चंग ने सिर पकड़ लिया। कभी कभी मुझे लगता है मैं ही नॉर्मल हूँ। लैन शिचन ने तुरंत कहा, नहीं, तुम भी नॉर्मल नहीं हो। एलीट टीम के कई मेंबर्स हंसी रोकने लगे, लेकिन उस हंसी के पीछे सबको एक बात समझ आ चुकी थी। वेंग शू जिंदा था, और उसने उन्हें किसी बहुत बड़े खेल में घसीट लिया था। तभी अंडरग्राउंड बेस के एक कोने से अचानक बीप की आवाज आई। सब तुरंत अलर्ट हो गए। वागजी सबसे पहले उस डायरेक्शन में बढ़ा। वहां एक कंप्यूटर टर्मिनल अभी भी ऑन था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, इफ यू वॉन्ट आंसर्स, कम फाइंड मी। और नीचे एक नई लोकेशन फ्लैश हो रही थी। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही लोकेशन को देखकर सब चुप हो गए। वागजी ने कंप्यूटर के पास जाकर डिटेल्स चेक की। ये लोकेशन गुसू और यनमिंग के बॉर्डर के पास है। जियांग चंग ने भौंहें सिकोड़ी। मतलब वो चाहता है कि हम उसके पीछे आए। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, कम से कम विलन खुद डायरेक्शंस तो दे रहा है। लैन शिचन हंस पड़ा, तुम दुनिया के पहले इंसान हो जो विलन की हेल्प अप्रिशिएट कर रहा है। विंग ने गर्व से सिर हिला दिया, टैलेंट है मेरे पास। जियांग चंग ने गहरी सांस ली। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें सीरियस होना आता ही नहीं। विंग ने तुरंत जवाब दिया, आता है, बस मुझे पसंद नहीं। रूम में हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन वागजी की नज़र अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। उससे कुछ अजीब लग रहा था। अचानक उसने कीबोर्ड पर कुछ कमांड्स टाइप की, और स्क्रीन पर एक हिडन फाइल खुल गई। सब उसके पास आ गए। फाइल में सिर्फ डेट्स और कोड्स लिखे हुए थे। लैन शिचन ने ध्यान से देखा, ये किसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जैसा लग रहा है। जियांग चंग ने एक डेट पर उंगली रखी। रुको, ये डेट तो वही है जब यनमिंग के एक वेयरहाउस पर अटैक हुआ था। विंग का चेहरा सीरियस हो गया। और ये वाली डेट, इसी दिन गुसू का शिपमेंट गायब हुआ था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मतलब सालों से जो इंसिडेंट्स अलग अलग लग रहे थे, वो सब कनेक्टेड द। वागजी ने धीरे से कहा, और किसी ने जानबूझकर दोनों फैमिलीज को टारगेट किया। तभी कंप्यूटर पर एक और फाइल ओपन हुई, जैसे किसी ने रिमोटली एक्सेस किया हो। स्क्रीन पर एक फोटो आई। सब हैरान रह गए। फोटो में 4 बच्चे खड़े थे, वियिंग, वागजी, लैन शिचन और जियांग चंग। ये फोटो उनके बचपन की थी। वियिंग ने धीरे से कहा, ये फोटो तो फैमिली आर्काइव में थी, इसके बाहर किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तभी स्क्रीन के नीचे एक लाइन लिखी हुई नजर आई, यू वर चोजन लॉन्ग बिफोर यू बिकेम किंग्स। पूरे रूम में खामोशी छा गई। लैन शिचन ने धीरे से पूछा, चोजन फॉर वॉट? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अचानक पूरे बेस की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। रेड वार्निंग लाइट्स जल उठी। एलीट टीम तुरंत अलर्ट हो गई। एक गार्ड भागते हुए अंदर आया। यंग मास्टर्स, माउंटेन के बाहर कई अननोन व्हीकल्स आ रहे हैं। सबके चेहरे सख्त हो गए। जियांग चंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, सब पोजीशंस लो। वागजी ने अपनी गन चेक की। वियिंग के चेहरे पर फिर से वो फेमिलियर कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। लगता है गेस्ट्स आ गए। लैन शिचन ने हल्का सा सर हिलाया, और मुझे लगता है ये इनविटेशन के बिना आए हैं। बाहर माउंटेन की तरफ कई ब्लैक एसयूवीज रुक चुकी थी, और अनमेन से निकलने वाले लोगों के यूनिफॉर्म्स पर एक हाई सिंबल बना हुआ था, वेन फैमिली का सिंबल।
लेकिन सबसे आगे खड़ा आदमी वेंग शू नहीं था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और वो सीधा अंडरग्राउंड बेस की तरफ देख रहा था। अंडरग्राउंड बेस के अंदर सब अलर्ट हो गए। स्क्रीन पर आने वाले व्हीकल्स की लाइव फुटेज दिख रही थी। लगभग 20 एसयूवीज माउंटेन के बाहर रुक चुकी थी। वीइंग ने स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, लगता है किसी ने पूरी बारात भेज दी। लैन शिचन हंस पड़ा, और तुम दुल्हा बनने के लिए तैयार नहीं हो। जियांग चंग ने दोनों को घोआ कर देखा। क्या तुम दोनों एक मिनट सीरियस रह सकते हो? वीइंग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। रूम में फिर हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन वागजी की नज़र स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी। उससे कुछ अजीब लग रहा था। बाहर खड़े लोग वेन फैमिली का सिंबल पहने हुए थे, लेकिन उनकी फॉर्मेशन प्रोफेशनल मिलिट्री यूनिट जैसी थी। ये नॉर्मल माफिया सोल्जर्स नहीं थे। वागजी ने धीरे से कहा, कुछ गलत है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये लोग वेन फैमिली के लगते हैं, लेकिन ट्रेन किसी और ने किया है। जियांग चंग ने भी फुटेज ध्यान से देखी और तुरंत समझ गया, तुम सही कह रहे हो। ये लोग स्पेशल यूनिट की तरह मूव कर रहे हैं। तभी स्क्रीन पर खड़ा मास्क लीडर आगे बढ़ा। उसने सीधा कैमरा की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो कि अंदर बैठे लोग उसे देख रहे हैं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और माउंटेन के बाहर खड़े सारे सोल्जर्स रुक गए। पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया। अगले ही पाल स्पीकर सिस्टम खुद ऑन हो गया। एक आदमी की आवाज पूरे बेस में गूंज उठी, वीइंग, वागजी, लैन शिचन, जियांग चंग, बाहर आ जाओ, हम बात करना चाहते हैं। वीइंग ने भौंहें उठाई। विलन्स भी अब मीटिंग रिक्वेस्ट भेजने लगे हैं। जियांग चंग ने कहा, ये ट्रैप है। लैन शिचन ने सर हिला दिया, बिल्कुल। लेकिन वागजी छुप रहा। कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा, नहीं, ये ह्यूम मारना चाहते तो माउंटेन उड़ा देते। ये सच में बात करना चाहते हैं। रूम फिर से खामोश हो गया। सबको मानना पड़ा कि उसकी बात में लॉजिक था। कुछ मिनट बाद चारों माउंटेन के बाहर आ गए। एली टीम थोड़ी दूर पोजीशंस पर थी। मास्क लीडर उनके सामने खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मास्क लीडर ने धीरे से अपना मास्क उतारा और सबकी आंखें फैल गई। वो वेंग शू नहीं था, ना ही जिन गुआंग्याओ। वो एक आदमी था जिसे सबने सालों पहले मारा हुआ समझा था। लैन शिचन एक कदम आगे बढ़ा, इम्पॉसिबल। जियांग चंग के चेहरे से भी रंग उड़ गया। वीइंग और वागजी भी पहली बार पूरी तरह शॉक में थे, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि लैन किरेन का छोटा भाई लैन रेन था। और माफिया वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी डेथ 20 साल पहले हो चुकी थी। माउंटेन पर गहरी खामोशी छा गई। सबकी नज़र लैन रेन पर टिकी हुई थी। लैन शिचन सबसे ज्यादा शॉक था। ये इम्पॉसिबल है। आप तो, लैन रेन ने उसकी बात पूरी कर दी, मर चुका हूँ, यही कहना चाहते हो? किसी के पास जवाब नहीं था। 20 साल पहले पूरी अंडरवर्ल्ड ने लैन रेन की डेथ की खबर सुनी थी, और आज वो उनके सामने जिंदा खड़ा था। वीइंग ने धीरे से कहा, ठीक है, आज का शॉक क्वोटा पूरा हो गया। लैन रेन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम वैसे ही हो जैसे मुझे बताया गया था। वीइंग ने भौंहें चड्डा दी। मुझे ये लाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पहले वेंग शू ने भी यही बोला था, अब आप भी बोल रहे हो। मेरे बारे में सबको इतना कैसे पता है? वागजी ने एक कदम आगे बढ़कर वीइंग के पास पोजीशन ले ली। उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी लैन रेन से नहीं हटी। लैन रेन ने ये नोटिस कर लिया, शैडो किंग, तुम भी बिल्कुल अपने फादर की तरह हो। कम बोलते हो, लेकिन सब देखते हो। जियांग चंग ने बीच में कहा, सीधी बात कीजिए, आप जिंदा कैसे हैं? और वेंग शू से आपका क्या कनेक्शन है? लैन रेन का चेहरा सीरियस हो गया। वेंग शू मेरा एलाई नहीं है, लेकिन मेरा एनिमी भी नहीं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये जवाब और भी कंफ्यूजिंग था। लैन रेन ने आगे कहा, अभी जो गेम चल रहा है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और तुम लोग सिर्फ बोर्ड देख रहे हो, पूरा गेम नहीं। लैन शिचन ने पूछा, तो ह्यूम सच बताइए। लैन रेन ने गहरी सांस ली, मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वीइंग ने तुरंत कहा, विलन्स को सस्पेंस इतना पसंद क्यों होता है? लैन शिचन हंसी रोकने लगा। जियांग चंग ने सिर हिला दिया, मैं हार मान चुका हूँ, ये कभी सीरियस नहीं होगा। तभी अचानक माउंटेन के दूसरी तरफ से जोर का एक्सप्लोजन हुआ, धड़ाम। सब तुरंत अलर्ट हो गए। एलीट टीम्स ने वेपन्स निकाल लिए। लैन रेन का चेहरा पहली बार बदल गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा।
इम्पॉसिबल। वागजी ने उसकी रिएक्शन नोटिस कर ली। तुम्हें पता है ये किसने किया? लैन रेन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार टेंशन नजर आ रही थी। दूसरा एक्सप्लोजन हुआ, इस बार और करीब। धड़ाम। माउंटेन का एक हिस्सा हिल गया। तभी एक सोल्जर भागते हुए आया। सर, अननोन हेलीकॉप्टर्स माउंटेन की तरफ आ रहे हैं। सबने आसमां की तरफ देखा, सबने आसमां की तरफ देखा। दूर अंधेरे में कई हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे थे। उनके नीचे एक सिंबल बना हुआ था, और ये सिंबल देखकर लैन रेन, वागजी और जियांगचंग तीनों के चेहरे एक साथ सख्त हो गए। बीइंग ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? लैन रेन ने धीरे से कहा, ये लोग यहाँ नहीं आने चाहिए थे। बीइंग ने भौहें उठाई, कौन लोग? लैन रेन ने आसमां की तरफ देखते हुए जवाब दिया, किंग्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड। और अगले ही पाल सबसे आगे वाले हेलीकॉप्टर का दूर खुला। अंदर खड़ा एक आदमी सीधा उनकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वो बहुत देर से इसी पाल का इंतजार कर रहा हो। माउंटेन की ठंडी हवा अचानक और भारी लगने लगी। सबकी नज़र आसमां में उड़ते हेलीकॉप्टर्स पर थी। सबसे आगे वाले हेलीकॉप्टर का दूर खुला हुआ था, और उसके अंदर खड़ा आदमी उन सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बीइंग ने धीरे से कहा, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। लैन शिचन ने जवाब दिया, इस बार मैं भी तुमसे अग्री करता हूँ। हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे माउंटेन के ऊपर मैंड्रिन लगे। फिर एक एक करके कई लोग रोप से नीचे उतरने लगे। सब ब्लैक यूनिफॉर्म्स में थे। उनके कंधों पर सिल्वर क्राउन का सिंबल बना हुआ था, किंग्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड। जियांगचंग ने अपनी गुन मजबूती से पकड़ ली। ये सिचुएशन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। लैन रेन का चेहरा अब भी सीरियस था। वागजी ने उसकी तरफ देखा, तुम इन्हें जानते हो? लैन रेन ने धीरे से सिर हिला दिया, बहुत अच्छी तरह। बीइंग ने तुरंत पूछा, और ह्यूम कब बताने वाले द? जब हम रिटायरमेंट ले लेते। लैन शिचन हंसी रोक ना सका। जियांगचंग ने उसकी तरफ देखा, ये हंसी का वक्त नहीं है। लैन शिचन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम गुस्से में क्यूट लगते हो। जियांगचंग एक सेकंड के लिए चुप हो गया। बीइंग ने तुरंत कहा, मैंने कुछ देखा ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। जियांगचंग ने दोनों को घोर कर देखा। वागजी ने हल्का सा मुंह फिर लिया, जैसे वो भी हंसी छुपा रहा हो। तभी सामने से ताली बजने की आवाज आई। सबकी नज़र वापस उस आदमी पर चली गई जो हेलीकॉप्टर से उतरकर उनकी तरफ आ रहा था। उसके पीछे किंग्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड के कई मेंबर्स खड़े थे। आदमी रुक गया और धीरे से मुस्कुराया, इम्प्रेसिव। मैं समझ रहा था तुम लोग मुझे देखकर भाग जाओगे। बीइंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं समझ रहा था तुम थोड़े ज्यादा हैंडसम होग। 2 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर लैन शिचन जोर से हंस पड़ा। जियांगचंग ने आंखें बंद कर ली। आदमी भी हैरान रह गया। उसने पहली बार बीइंग को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग। अब मुझे समझ आया सब तुम्हारे बारे में क्यों बात करते हैं। वागजी का चेहरा तुरंत थोड़ा ठंडा हो गया। उससे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई अजनबी बीइंग में इतनी इंटरेस्ट ले। आदमी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम सूहा है, मेन किंग्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का सेकंड कमांडर हूँ। बीइंग ने भौहें उठाई, सेकंड कमांडर मतलब फर्स्ट कमांडर भी है। सूहा की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। हाँ, और वो तुम सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लैन रेन का चेहरा और सख्त हो गया। नहीं, उससे यहाँ नहीं आना चाहिए। सूहा ने उसकी तरफ देखा। बहुत देर हो चुकी है लैन रेन, गेम शुरू हो चुका है। तभी आसमां में एक और हेलीकॉप्टर नजर आया। ये बाकी सबसे बड़ा था और सीधा माउंटेन के ऊपर आकर रुक गया। पूरे एरिया में तेज हवा चलने लगी। सबकी नज़र उस हेलीकॉप्टर पर टिक गई। दूर धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर खड़ा इंसान सामने आया। उसका चेहरा देखते ही लैन रेन का रंग उड़ गया और उसने धीरे से कहा, इम्पॉसिबल। बीइंग ने हैरानी से पूछा, अब कौन है ये? लेकिन जवाब डीन से पहले ही उस आदमी की नज़र सीधा वागजी और बीइंग पर पड़ी और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वो उन दोनों को पहले से जानता हो। माउंटेन पर खड़े सब लोग उस हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहे थे। तेज हवा चल रही थी और हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे में खड़ा आदमी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि पूरा एरिया खामोश हो गया। सूहा एक कदम पीछे हट गया, जैसे अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट दे रहा हो। बीइंग ने धीरे से कहा, ठीक है,
अब मुझे भी थोड़ा सीरियस फील आ रहा है। लैन शिचन ने उसकी तरफ देखा। बस थोड़ा। बीइंग ने सर हिला दिया। सिर्फ थोड़ा। जियांग चंग ने गहरी सांस ली। ये इम्प्रूवमेंट है। आदमी उनके सामने आकार रुक गया। उसकी नज़र पहले वाकजी पर पड़ी, फिर वीइंग पर, और फिर लैन शिचन और जियांग चंग पर, जैसे वो उन सबको पहले से जानता हो। लैन रेन ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदमी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं अपनी चीज देखने आया हूँ। ये सुनकर सबकी भौंहें सिकुड़ गई। बीइंग ने तुरंत पूछा, हम इंसान हैं या प्रॉपर्टी? सूहा हंसी रोकने लगा। पहली बार किसी ने उनके लीडर से ऐसे बात की थी। आदमी ने बीइंग को देखा, और हैरानी की बात ये थी कि वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे तुम पसंद आए। वागजी का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। बीइंग ने ये नोटिस कर लिया, और अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। लैन शिचन ने धीरे से जियांग चंग से कहा, मुझे लगता है किसी को जेलसी हो रही है। जियांग चंग ने सीधा जवाब दिया, बहुत ज्यादा। वागजी ने दोनों की तरफ देखा, और दोनों तुरंत चुप हो गए। सूहा को हंसी आ गई। किंग्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स शायद पहली बार किसी मीटिंग में एंटरटेन हो रहे थे। तभी आदमी ने अपना नाम बताया, मैं गु चेन हूँ, किंग्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड का लीडर। पूरे माउंटेन पर फिर से खामोशी छा गई। ये नाम अंडरवर्ल्ड की एक लेजेंड था। कई लोग कहते थे कि गु चेन सिर्फ एक अफसाना है, कोई असली इंसान नहीं, लेकिन वो आज उनके सामने खड़ा था। गु चेन ने धीरे से कहा, मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया, मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ। जियांग चंग ने तुरंत पूछा, किस बारे में? गुचेन की आंखें थोड़ी सख्त हो गई। वेंगशु, ये नाम सुनते ही सब अलर्ट हो गए। लैन रेन ने भी उसकी तरफ देखा। गुचेन ने आगे कहा, तुम सब समझ रहे हो कि वेंगशु गेम खेल रहा है, लेकिन सच ये है, वेंगशु भी किसी और के गेम का हिस्सा है। बीइंग ने भौंहें उठाई। मतलब विलन के ऊपर भी विलन है। गुचेन ने सिर हिला दिया। बिल्कुल, और अगर हमने उसे नहीं रोका, तो गुसु, यनमेंग और बाकी सारी माफिया फैमिलीज डेंजर में होंगी। लैन शिचन ने पूछा, और तुम ह्यूम ये सब क्यों बता रहे हो? गुचेन कुछ पाल छुप रहा, फिर उसने सीधा वागजी और वीइंग की तरफ देखा, क्योंकि इस बार टारगेट सिर्फ फैमिलीज नहीं है। सबके चेहरे सख्त हो गए। वागजी ने पूछा, तो टारगेट कौन है? गुचेन ने जवाब दिया, तुम चार। वागजी, वीइंग, लैन शिचन और जियांग चंग। पूरा माउंटेन एक बार फिर खामोश हो गया, और सबको महसूस हुआ कि जिस मिस्ट्री का पीछा वो कर रहे थे, वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। गुचेन के जाते हाई माउंटेन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सबके दिमाग में उसकी आखिरी बात घूम रही थी, टारगेट तुम चार हो। बीइंग ने अपने हाथ जेब में डाले। मुझे लगता था मेरी पॉपुलैरिटी बस कॉलेज तक लिमिटेड थी, अब टू विलन्स भी मेरा फैन बन गए। लैन शिचन हंस पड़ा, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते ना? बीइंग ने कंधे ऊंचा दिए। पैनिक करने से सिचुएशन बेटर थोड़ी होगी। वागजी चुप था। उसकी नज़र अब भी उस डायरेक्शन में थी जहां हेलीकॉप्टर गया था। जियांग चंग ने धीरे से कहा, गुचेन झूठ नहीं बोल रहा था। लैन रेन ने भी सिर हिला दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो किसी बात से सच में कंसर्न था। तभी एक टीम मेंबर दौड़ता हुआ आया। चीफ ह्यूम अंडरग्राउंड बेस के अंदर एक हिडन रूम मिला है। सब तुरंत उसके पीछे चल दिए। कुछ मिनट बाद वो लोग बेस के सबसे नीचे वाले सेक्शन में पहुंच गए। रूम बाहर से छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर जाते ही सब रुक गए। पूरा रूम फाइल्स, स्क्रीन्स और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। जियांग चंग ने एक फाइल उठाई, और अगले हाई सेकंड उसका चेहरा बादल गया। लैन शिचन ने पूछा, क्या हुआ? जियांग चंग ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। लैन शिचन ने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फाइल गई। बीइंग क्यूरियोसिटी से उनके पास आ गया, और फाइल देखते ही उसकी हंसी गायब हो गई। फाइल के कवर पर लिखा था, प्रोजेक्ट 4 किंग्स। वागजी ने फाइल खोली। अंदर 4 फोटोज लगी हुई थी। पहली फोटो वागजी, दूसरी बीइंग, तीसरी लैन शिचन और चौथी जियांग चंग। सबकी फोटोज कई साल पुरानी थी, जैसे किसी ने बचपन से उन पर नजर रखी हो। बीइंग ने धीरे से कहा, ये नॉर्मल स्टॉकर बिहेवियर नहीं है, ये तो नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन है। लैन रेन ने दूसरी फाइल खोली। उसमें एक और नाम लिखा था, फाउंडर। सबने उस पेज को देखा, लेकिन नाम की जगह सिर्फ एक सिंबल बना हुआ था, वही सिंबल जो पहले वेन फैमिली के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में मिला था। जियांग चंग ने दांतों को भींच लिया।
मतलब वेंगशू सिर्फ एक पॉन है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। तभी अचानक रूम की सारी स्क्रीन्स ऑन हो गई, एक के बाद एक, डजन्स ऑफ स्क्रीन्स। सब पर एक हाई सिंबल दिख रहा था और फिर एक आवाज गूंजी, वेलकम माई 4 किंग्स। पूरे रूम में ठंडी हवा सी दौड़ गई, बीइंग की आंखें सिकुड़ गई, वागजी का चेहरा सख्त हो गया। लैन शिचिन और जियांग चंग भी अलर्ट हो गए। आवाज फिर गूंजी, हम बहुत सालों से मिलने का इंतजार कर रहे थे और अब गेम का फाइनल फेज शुरू होने वाला है। स्क्रीन पर अचानक काउंटडाउन शुरू हो गया, 72 घंटे, और उसके नीचे एक लाइन फ्लैश हुई, फाइंड मी बिफोर द टाइमर एंड्स और लूज एवरीथिंग। रूम में काउंटडाउन चल रहा था, 72, 71.59, 71, 58। सबकी नज़र स्क्रीन पर टिक गई। लैन रेन ने तुरंत सिस्टम एक्सपर्ट्स को बुलाया, सोर्स ट्रेस करो अभी। एक्सपर्ट्स ने काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनका चेहरा सेफ पड़ गया। सर, सिग्नल कंटिन्यूसली लोकेशन चेंज कर रहा है, ट्रेस इम्पॉसिबल है। बीइंग ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है हमारा मिस्ट्री विलन ड्रामा का बहुत बड़ा फैन है। वागजी ने उसकी तरफ देखा, केयरफुल रहो, ये आदमी डेंजरस है। बीइंग हल्का सा मुस्कुरा दिया, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। एक सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली और फिर रूम के कोने से खांसी की आवाज आई। लैन शिचिन और जियांग चंग दोनों उन्हें देख रहे थे। बीइंग ने आंख घुमाई, तुम दोनों हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों आते हो? जियांग चंग हंस पड़ा, हम रॉन्ग टाइम पर नहीं आए, तुम लोग हमेशा रोमांटिक टाइम चूज कर लेते हो। सब हंस पड़े, लेकिन अगले हाई सेकंड एक और स्क्रीन ऑन हुई। इस बार एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में एक पुराना मैंशन दिख रहा था और उसके सामने खड़ा था वेंगशू। सबका चेहरा सख्त हो गया। वीडियो रिकॉर्ड हुआ लग रहा था। वेंगशू सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब मैं या तो पकड़ा जा चुका हूँ या फिर मर चुका हूँ। लेकिन याद रखना, मैं कभी लीडर नहीं था, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। रूम में सन्नाटा छा गया। वीडियो आगे बढ़ा, असली मास्टरमाइंड का नाम मैं भी नहीं जानता, हम सब उससे सिर्फ एक नाम से बुलाते थे, द फाउंडर। बीइंग ने धीरे से कहा, फाउंडर। वीडियो में वेंगशू ने पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ वही सिंबल बना हुआ था, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी लिखा था, नॉर्थ स्टार मैंशन। लैन शिचन की आंखें फाइल गई, नॉर्थ स्टार मैंशन, ये तो। जियांग चंग ने बात पूरी की, 50 साल से अबैंडन्ड प्रॉपर्टी, किसी का वहां जाना मना है। वीडियो खत्म हो गया। रूम में फिर सन्नाटा छा गया। लैन रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया, टीम प्रिपेयर करो, हम अभी नॉर्थ स्टार मैंशन जा रहे हैं। 3 घंटे बाद सब मैंशन के बाहर खड़े थे। पुरानी बिल्डिंग अंधेरे में और भी दरवनी लग रही थी। टूटे हुए गेट्स, खिड़कियों पर धूल और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा। बीइंग ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वागजी उसके पास आ गया, मैं हूँ। बीइंग ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया, और अब थोड़ा बेटर लग रहा है। पीछे खड़े लैन शिचन ने आंखें बंद कर ली। जियांग चंग हंस पड़ा, इन दोनों को दुनिया खत्म होने वाली हो तब भी रोमांस करना होता है। सब मैंशन के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही मैं हॉल में पहुंचे, सब एकदम रुक गए। हॉल के बीच में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी, और पेंटिंग देखते ही वागजी, बीइंग, लैन शिचन और जियांग चंग चारों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि पेंटिंग में जो फैमिली बनी हुई थी उसमें उन चारों के बचपन के चेहरे थे, जैसे वो सब किसी एक ही फैमिली का हिस्सा रहे हो। और पेंटिंग के नीचे लिखा था, वेलकम होम। हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी नज़र उस पेंटिंग पर टिक गई थी। बीइंग धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ये इम्पॉसिबल है। उसने पेंटिंग को गौर से देखा। पेंटिंग में 4 बच्चे खड़े थे, एक बीइंग जैसा, एक वागजी जैसा, एक लैन शिचन जैसा और एक जियांग चंग जैसा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि पेंटिंग कम से कम 20 साल पुरानी लग रही थी। लैन शिचन ने धीरे से कहा, हम कभी यहाँ नहीं आए, फिर ये पेंटिंग आखिर बनी कैसे? तभी वागजी की नज़र पेंटिंग के नीचे रखे एक पुराने वुडन बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स पर एक नाम लिखा हुआ था, लैन रेन। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लैन रेन खुद हैरान था, मेरे नाम का बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है? उसने बॉक्स खोला, अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलते ही पहले पेज पर लिखा था, प्रोजेक्ट फीनिक्स।
बीइंग ने तुरंत नाम पढ़ते ही भावे सिकोद ली। ये वही नाम है जो ह्यूम जिन गुआंग्याओ के डॉक्यूमेंट्स में मिला था। लैन रेन ने अगला पेज खोला और पढ़ते ही उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वागजी ने डायरी उसके हाथ से ले ली। उसकी आंखें भी शॉक से फैल गई। डायरी में लिखा था, 25 साल पहले चाइना के सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिलीज ने मिलकर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट फीनिक्स। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कुछ बच्चों को स्पेशली ट्रेन करना और फ्यूचर लीडर्स बनाना, लेकिन एक्सपेरिमेंट कंट्रोल से बाहर चला गया। कई फैमिलीज ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग रुक गए और उन्होंने प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखा। बीइंग ने पेज पाल था। उसके नीचे 4 नाम लिखे थे, WEI यिंग, लैन वंगजी, लैन जिचिन, जियांग चेंग। रूम में खामोशी छा गई। जियांग चंग धीरे से पीछे हट गया। ये हमारे नाम है। तभी एक और पेपर डायरी के अंदर से गिर गया। पेपर पर एक फैमिली ट्री बना हुआ था और उस ट्री के सबसे ऊपर लिखा था, फाउंडर। लेकिन नाम की जगह सिर्फ एक ब्लैक मार्क बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर नाम मिटा दिया हो। वागजी ने धीरे से कहा, किसी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और ये सब उसी ने प्लान किया। अचानक मैंशन के अंदर सायरन बजने लगा। डेंजर, डेंजर, डेंजर। सब अलर्ट हो गए। अगला हाई सेकंड, पूरे मैंशन के दरवाजे बंद हो गए। धड़ाम। बीइंग ने तुरंत दूर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन देर हो चुकी थी। सब एग्जिट्स लॉक हो चुके थे। फिर हॉल के बीच वाली स्क्रीन अचानक ऑन हुई और उस पर एक आदमी का शैडो दिखाई दिया। सिर्फ सिलुएट। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज साफ थी। फाइनली, मेरे 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स एक साथ यहाँ है। बीइंग का चेहरा सख्त हो गया। तुम फाउंडर हो। शैडो हल्की सी हंसी। स्मार्ट बॉय, वागजी ने ठंडी आवाज में कहा। गेम खत्म हो चुका है। शैडो फिर हंसा। नहीं, गेम अभी शुरू हुआ है। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सबकी सांसें रुक गई। तुम चारों को बचपन में यहाँ लाया गया था और तुम में से एक मेरा अपना बेटा है। फाउंडर की बात सुनते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। तुम में से एक मेरा अपना बेटा है। बीइंग, वागजी, लैन शिचिन और जियांग चंग एक दूसरे को देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बीइंग ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। तुम झूठ बोल रहे हो। शैडो हल्का सा हंसा। सच और झूठ का फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। स्क्रीन पर अचानक 4 फाइल्स दिखाई दी। हर फाइल पर एक नाम था, WEI यिंग, लैन वंगजी, लैन जिचिन, जियांग चेंग। फाउंडर ने कहा, तुम चारों को बचपन में अलग अलग फैमिलीज को दिया गया था, लेकिन तुम्हारी असली हिस्ट्री कभी किसी को नहीं बताई गई। वागजी की आंखें ठंडी हो गई। तुम्हारा मकसद क्या है? फाउंडर ने जवाब दिया, परफेक्ट सक्सेसर। मुझे एक ऐसा वारिस चाहिए था जो मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाए, और इसलिए प्रोजेक्ट फीनिक्स बनाया गया। लैन शिचिन ने गुस्से से कहा, लोग कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते। फाउंडर की आवाज सख्त हो गई। पावर के लिए लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट बनते हैं। स्क्रीन पर अचानक एक पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में कुछ डॉक्टर्स और बिजनेसमैन नजर आ रहे थे। बीच में एक छोटा बच्चा खड़ा था। वीडियो ढूंढली थी, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम हुआ, बीइंग की सांसें रुक गई। वो बच्चा बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वीडियो में एक आदमी बच्चे के सर पर हाथ रखकर कह रहा था, कैंडिडेट नंबर 1। फाउंडर ने धीरे से कहा, तुम सबसे पहला कैंडिडेट द। रूम में सब शॉक में खड़े थे। तभी जियांग चंग ने दूसरी फाइल खोली। उसके अंदर एक फोटो थी। फोटो देखते ही उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। लैन शिचिन तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? जियांग चंग ने फोटो उसकी तरफ बढ़ा दी। फोटो में 2 आदमी खड़े थे। एक फाउंडर था और दूसरा जिन गुआंग्याओ। बीइंग की आंखें फैल गई। तो जिन गुआंग्याओ शुरू से उसके साथ था। फाउंडर ने हाँ में जवाब दिया। जिन गुआंग्याओ मेरा सबसे लॉयल पार्टनर था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और उस धोखे की सजा उसे मिल चुकी है। वागजी ने स्क्रीन की तरफ देखा। वेंगशू भी तुम्हारे लिए काम करता था। फाउंडर हंस पड़ा। वेंगशू सिर्फ एक पॉन था, जैसे बाकी सब। अचानक मैंशन जोर से हिलने लगा। धार, धार, धार। अलार्म फिर बजने लगा। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। लैन रेन ने तुरंत सिस्टम चेक किया और उसका चेहरा बादल गया। सब बाहर चलो, अभी। बीइंग ने पूछा, क्या हुआ? लैन रेन ने गहरी सांस ली। इस मैंशन के नीचे एक्सप्लोसिव्स लगे हुए हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
स्क्रीन पर नंबर चमकने लगा। 0:29 minutes and 59 seconds, 0:29 minutes and 58 seconds, 0:29 minutes and 57 seconds। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। फाउंडर की हंसी हॉल में गूंज उठी। अगर मुझे कोई नहीं पा सकता तो ये सारे राज भी मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे। और स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। बीइंग ने वागजी का हाथ कास कर पकड़ लिया। हम सबको जिंदा बाहर निकलना होगा। वागजी ने सिर हिलाया। इस बार कोई पीछे नहीं रह जाएगा। लेकिन जैसे ही सब एग्जिट की तरफ भागे, एक लोहे का दरवाजा उनके सामने गिर गया और ग्रुप 2 हिस्सों में बांट गया। एक तरफ बीइंग और वागजी, दूसरी तरफ लैन शिचन और जियांगचंग। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को देखते रह गए और काउंटडाउन चल रहा था। 0:28 minutes and 41 seconds, 0:28 minutes and 40 seconds, 0:28 minutes and 39 seconds। अलार्म की आवाज पूरे मैंशन में गूंज रही थी। बीइंग ने लोहे के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। लैन शिचन, जियांगचंग, क्या तुम लोग ठीक हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। हम ठीक है, लैन शिचन ने जवाब दिया, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुल रहा। वागजी ने तुरंत सराउंडिंग वॉल्स इंस्पेक्ट करनी शुरू कर दी। ये नॉर्मल सिक्योरिटी दूर नहीं है, किसी ने स्पेशली ट्रैप सेट किया है। बीइंग ने गुस्से में दांत भींच लिए। फाउंडर, तुम सच में पागल हो। तभी उनके सामने वाली वॉल पर एक हिडन स्क्रीन ऑन हुई। फाउंडर की आवाज फिर सुनाई दी। अब देखते हैं तुम्हारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। एक तरफ प्यार, एक तरफ फैमिली, और दोनों को बचाने के लिए वक्त बहुत कम। स्क्रीन पर मैंशन का मैप दिखने लगा। मैप के सेंटर में एक रेड पॉइंट ब्लिंक कर रहा था। फाउंडर बोला, बॉम्ब कंट्रोल रूम बेसमेंट लेवल पर है, लेकिन वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बीइंग ने स्क्रीन की तरफ देखा, तो हम वहां जाएंगे। फाउंडर फिर हंसा। प्रॉब्लम ये है, रास्ता सिर्फ 2 लोगों के लिए ओपन होगा। रूम में खामोशी छा गई और अगले सेकंड स्क्रीन बंद हो गई। वागजी ने तुरंत डिसीजन लिया, मैं और बीइंग कंट्रोल रूम जाएंगे। लैन शिचन ने दूसरी तरफ से मना किया, नहीं, हम सब मिलकर बाहर निकलेंगे। जियांगचंग ने भी कहा, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं। बीइंग कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र फ्लोर पर पड़ी। एक छोटा सा सिंबल बना हुआ था, वही सिंबल जो प्रोजेक्ट फीनिक्स के डॉक्यूमेंट्स में था। उसने सिंबल को प्रेस किया। क्लिक। अचानक दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। सब शॉक में रह गए। एक सीक्रेट टनल सामने आ चुकी थी। वागजी ने धीरे से कहा, फाउंडर ने शायद ये रास्ता इंटेंशनली छोड़ा है। बीइंग ने सिर हिलाया, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हमारे पास चॉइस भी नहीं है। काउंटडाउन चल रहा था। 0:22 minutes and 15 seconds, 0:22 minutes and 14 seconds, 0:22 minutes and 13 seconds। बीइंग और वागजी टनल में घुस गए। टनल अंधेरी और बहुत पुरानी थी। हर तरफ धूल और पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। चलते चलते बीइंग अचानक रुक गया। एक शेल्फ पर पुरानी फाइल्स राखी थी। उसने एक फाइल उठाई और खोलते ही उसका चेहरा बादल गया। फाइल के कवर पर लिखा था, फाउंडर आइडेंटिटी रिपोर्ट। वागजी तुरंत उसके पास आ गया। अंदर क्या है? बीइंग ने फाइल खोली, लेकिन अगला पेज देखते ही दोनों जाम गए। फोटो आधा फाटा हुआ था, लेकिन जितना चेहरा नजर आ रहा था वो किसी और का नहीं, बल्कि लैन फैमिली के एक मेंबर का लग रहा था। वागजी की आंखें सिकुड़ गई। इम्पॉसिबल। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। दोनों तुरंत मुड़ गए। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। ब्लैक कोट, ब्लैक ग्लव्स और चेहरे पर मास्क। आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और बोला, बहुत करीब पहुंच गए हो, लेकिन फाउंडर का राज इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बीइंग ने उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? आदमी ने मास्क को हल्का सा छुआ और कहा, मैं वो हूँ जो 25 साल से इस सच की हिफाजत कर रहा हूँ। और अगले हाई सेकंड उसने अपना मास्क उतार दिया। बीइंग और वागजी दोनों की आंखें शॉक से फैल गई, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी था, कोई ऐसा जिसे सब लोग सालों पहले मारा हुआ समझ चुके थे। टनल की डिम लाइट्स के बीच बीइंग और वागजी शॉक में खड़े रह गए। उनके सामने जो आदमी खड़ा था उससे देखकर दोनों की सांसें रुक गई। बीइंग ने धीरे से कहा, ये कैसे मुमकिन है? आदमी ने मास्क पूरी तरह उतार दिया। उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वही तीखी नजर थी। वागजी ने उसका नाम लिया, लैन किरेन। टनल में सन्नाटा छा गया।
25 साल पहले दुनिया को बताया गया था कि लैन किरेन एक एक्सीडेंट में मर गए थे, लेकिन वो आज उनके सामने जिंदा खड़े थे। लैन किरेन ने गहरी सांस ली। मेरी मौत एक झूठ थी और उस झूठ के पीछे फाउंडर था। बीइंग अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। आप इतने सालों तक कहाँ थे? लैन किरेन की आंखों में दर्द उभार आया। मैं सच इकट्ठा कर रहा था, प्रोजेक्ट फीनिक्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अकेला था। तभी टनल के स्पीकर से फाउंडर की आवाज गूंजी, किरेन, तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए। लैन किरेन का चेहरा सख्त हो गया। इस बार मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। फाउंडर हंस पड़ा। तुम 25 साल पहले भी हार गए थे और आज भी हारोगे। अचानक टनल की दीवारें हिलने लगी। धार, धार, धार। लैन किरेन ने तुरंत कहा, ह्यूम कंट्रोल रूम पहुंचना होगा अभी। तीनों दौड़ने लगे। दूसरी तरफ लैन शिचिन और जियांग चंग भी एग्जिट ढूंढ रहे थे। अचानक उन्हें एक हिडन एलिवेटर मिल गया। एलिवेटर खुलने पर अंदर एक टैबलेट रखा था। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, ट्रूथ लाइज बिलो। जियांग चंग ने टैबलेट उठाया और उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। लैन शिचिन ने पूछा, क्या हुआ? जियांग चंग ने स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। स्क्रीन पर डीएनए रिपोर्ट्स थी। 4 नाम, WEI यिंग, लैन वंगजी, लैन जिचिन, जियांग चेंग और नीचे एक फाइनल लाइन, बायोलॉजिकल रिलेशन कंफर्म्ड। लैन शिचिन की आंखें फाइल गई। ये क्या मतलब है? जियांग चंग धीरे से बोला, मतलब हम चारों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा। इसी वक्त वीइंग, वागजी और लैन किरेन कंट्रोल रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा स्टील का बना हुआ था। उस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा था। लैन किरेन ने तुरंत अपना हाथ स्कैनर पर रखा। एक्सेस ग्रांटेड। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कंट्रोल रूम के अंदर हजारों स्क्रीन्स लगी हुई थी। बीच में एक कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। पीछे से सिर्फ उसकी पीठ नजर आ रही थी। बीइंग ने धीरे से कहा, फाउंडर। कुर्सी धीरे धीरे घूमी और सालों से छुपा हुआ चेहरा सामने आ गया। बीइंग, वागजी और लैन किरेन तीनों की आंखें शॉक से फैल गई, क्योंकि फाउंडर कोई और नहीं, लैन फैमिली का सबसे बड़ा और सबसे इज्जतदार मेंबर था। वो आदमी जिसे सब लोग नेक और ईमानदार समझते थे, वो आदमी था लैन यी, और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वेलकम होम मेरे बच्चों। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। लैन यी अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बीइंग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम फाउंडर हो? लैन यी धीरे से खड़ा हुआ। हाँ, मैं ही फाउंडर हूँ, और प्रोजेक्ट फीनिक्स का क्रिएटर भी। वागजी की आंखें ठंडी हो गई। क्यों? लैन यी ने कंट्रोल रूम की बड़ी विंडो की तरफ देखा। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए ऑर्डिनरी लोग काफी नहीं होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग चाहिए होते हैं, और तुम चारों में परफेक्ट क्रिएशंस हो। लैन किरेन गुस्से से आगे बढ़ा। तुमने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, फैमिलीज तोड़ दी, लोगों को मरवाया, सिर्फ अपनी ऑब्सेशन के लिए। लैन यी हंस पड़ा। ऑब्सेशन नहीं, विजन। इसी वक्त कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला। लैन शिचिन और जियांग चंग भी अंदर आ गए। उनके हाथ में वही डीएनए रिपोर्ट थी। लैन शिचिन ने रिपोर्ट लैन यी के सामने फेंक दी। सच क्या है? लैन यी ने रिपोर्ट उठाई और मुस्कुराया। तो तुम्हें मिल ही गई। जियांग चंग ने गुस्से से कहा, हम सबका रिलेशन क्या है? लैन यी कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम चारों को मैंने बचपन में एक ही रिसर्च ग्रुप में रखा था। तुम सब अलग फैमिलीज में बधे हुए, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया गया। बीइंग ने दांत भींच लिए। हम इंसान थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं। लैन यी की मुस्कान पहली बार हल्की सी गायब हुई। और इसी वजह से तुम मेरी सबसे बड़ी फेलियर भी हो। वागजी ने भौंहें सिकोड़ी। फेलियर? लैन यी ने सीधा बीइंग की तरफ देखा। हाँ, क्योंकि तुमने इमोशंस को चूज किया, पावर को नहीं। बीइंग ने बिना डेर जवाब दिया। और इसीलिए हम तुमसे बेहतर है। कंट्रोल रूम में खामोशी छा गई। लैन यी का चेहरा सख्त हो गया। अचानक उसने एक बटन दबा दिया। वार्निंग, वार्निंग, फाइनल प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। काउंटडाउन स्क्रीन पर चमका। 0 on 9 minutes and 59 seconds. 0 on 9 minutes and 58 seconds. 0 on 9 minutes and 57 seconds. सबके चेहरे बादल गए। लैन किरेन चिल्लाया, लैन यी, बॉम्ब डीएक्टिवेट करो। लैन यी ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं,
आज सब कुछ खत्म होगा, प्रोजेक्ट फीनिक्स भी, और उसके सारे राज भी। जियांग चंग तुरंत मैं कंप्यूटर की तरफ भागा। मुझे सिस्टम एक्सेस चाहिए। लैन रेन की ट्रेनिंग आखिर काम आ गई। उसने तुरंत कोड क्रैक करना शुरू किया, लेकिन स्क्रीन पर एक रेड मैसेज आ गया, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड। वागजी ने पूछा, किस ऑथराइजेशन की? और तब स्क्रीन पर एक नाम चमका, फाउंडर ऑथराइजेशन ओनली। सबकी नज़र लैन यी पर चली गई। लैन यी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता था कि आखिर में सब उसी पर डिपेंड करेंगे। लेकिन उसी वक्त वीइंग आगे बढ़ा, और पहली बार उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। तुम जीत गए हो लैन यी। रूम में सब उसकी तरफ देखने लगे, लैन यी भी। वीइंग धीरे से बोला, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो। अगर हम तुम्हारी परफेक्ट क्रिएशन तो तुमने ह्यूम बचपन में छोड़ क्यों दिया? ये सुनते हाय लैन यी के चेहरे पर पहली बार हिचकिचाहट आई, और उसकी आंखों में कुछ चमका, दर्द या पछतावा, किसी को समझ नहीं आया। लेकिन अगले ही पाल उसने नज़र झुका ली और धीरे से कहा, क्योंकि तुम में से एक सिर्फ मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो मेरा बेटा था। पूरा रूम जाम गया। बीइंग, वागजी, लैन शिचन, जियांग चंग, सब एक दूसरे को देखने लगे, और काउंटडाउन चल रहा था। 0 minutes and 21 seconds, 0 minutes and 20 seconds, 0 minutes and 19 seconds। कंट्रोल रूम में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। लैन यी की बात अभी भी सबके दिमाग में गूंज रही थी। तुम में से एक मेरा बेटा था। वीइंग ने धीरे से पूछा, कौन? लैन यी खामोश रहा। वागजी ने उसकी तरफ देखा, जवाब दो। लैन यी ने आंखें बंद कर ली। 25 साल पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। प्रोजेक्ट फीनिक्स शुरू करते वक्त मैंने सोचा था कि इमोशंस कमजोरी होते हैं, लेकिन फिर मेरा अपना बेटा पैदा हुआ। रूम में सन्नाटा छा गया। लैन शिचन ने धीरे से कहा, और तुमने उसे भी एक्सपेरिमेंट बना दिया? लैन यी के चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी नजर आई। मैं उससे बचाना चाहता था, लेकिन उस वक्त तक मैं खुद अपने प्रोजेक्ट का कैदी बन चुका था। जियांग चंग ने गुस्से से कहा, नाम बताओ। लैन यी ने सीधा वीइंग की तरफ देखा, और पूरे रूम की सांसें रुक गई। वीइंग का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले हाई सेकंड लैन यी ने सिर हिला दिया। नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी फैमिली नहीं, तुम लोग एक दूसरे की फैमिली हो। वीइंग ने दांत भींच लिए। तुम अब भी सच नहीं बता रहे। लैन यी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। वार्निंग, एक्सटर्नल एक्सेस डिटेक्टेड। वार्निंग, एक्सटर्नल एक्सेस डिटेक्टेड। सबने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा। लैन रेन की आवाज़ स्पीकर से आई, मैंने मेन सर्वर हैक कर लिया है। कंट्रोल रूम के मॉनिटर्स पर फाइल्स खुलने लगी। हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, बैंक रिकॉर्ड्स, हिडन आइडेंटिटीज, प्रोजेक्ट फीनिक्स के सारे राज। और फिर एक फाइनल फाइल स्क्रीन पर आ गई, फाउंडर पर्सनल रिकॉर्ड्स। लैन यी का चेहरा पहली बार बादल गया। नहीं, ये फाइल नहीं। लैन रेन ने तुरंत फाइल ओपन कर दी। पूरे रूम की नज़र स्क्रीन पर जाम गई, और उसमें लिखा था, बायोलॉजिकल सन, लैन वंगजी। रूम में खामोशी छा गई। वागजी बिल्कुल सीधा खड़ा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। वीइंग की आंखें शॉक से फैल गई। लैन शिचन और जियांग चंग भी जाम गए। लैन किरेन ने धीरे से आंखें बंद कर ली। तो ये सच था। लैन यी ने कुर्सी को जोर से पकड़ लिया। मैं कभी ये सच सामने नहीं आने देना चाहता था। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत, बस ठंडी खामोशी। तुम मेरे फादर हो? लैन यी की आंखें भर आई। हाँ। वागजी कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, फादर वो होता है जो साथ खड़ा रहे, जो प्रोटेक्ट करे, जो प्यार करे। तुम सिर्फ फाउंडर हो, बस। ये सुनते हाय लैन यी का चेहरा टूट गया। पहली बार, पूरे 25 सालों में पहली बार, वो हार गया था। काउंटडाउन चल रहा था। 0 minutes and 4 seconds, 0 minutes and 3 seconds, 0 minutes and 2 seconds। जियांग चंग चिल्लाया, इमोशनल सीन बाद में कर लेना, बॉम्ब डीएक्टिवेट करो। लैन रेन की आवाज़ फिर आई, एक चांस है, लेकिन फाउंडर के बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन के बिना सिस्टम बंद नहीं होगा। सबकी नज़र लैन यी पर गई। लैन यी धीरे धीरे कंसोल की तरफ चला। उसने स्क्रीन को देखा। प्रोजेक्ट फीनिक्स, उसकी पूरी जिंदगी, उसका सपना, उसकी ऑब्सेशन, सब कुछ उस स्क्रीन में था। फिर उसने वागजी की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया, एक फादर की तरह।
फाउंडर की तरह नहीं। उसने अपना हाथ स्कैनर पर रख दिया। ऑथराइजेशन एक्सेप्टेड। बॉम्ब डीएक्टिवेशन स्टार्टेड। 0 hour 4 minutes and 11 seconds. 0 hour 4 minutes and 10 seconds. 0 hour 4 minutes and 9 seconds. सबने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक स्क्रीन लाल हो गई। क्रिटिकल एरर, क्रिटिकल एरर, सेकेंडरी एक्सप्लोसिव नेटवर्क एक्टिव। बीइंग का चेहरा सैफ्त पड़ गया। क्या? लैन रेन की आवाज घबरा गई। ये इम्पॉसिबल है। किसी ने बैकअप सिस्टम एक्टिवेट कर रखा है। और मॉनिटर पर एक नया नाम फ्लैश हुआ, रिमोट कंट्रोलर, वेंग शू। सब शॉक में रह गए, लैन यी भी, क्योंकि जिस आदमी को सब सिर्फ एक पॉन समझ रहे थे, शायद वो अभी भी गेम का सबसे खतरनाक प्लेयर था। कंट्रोल रूम में सब लोग स्क्रीन को शॉक से देख रहे थे। रिमोट कंट्रोलर, वेंग शू, लैन यी ने धीरे से कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वेंग शू को मैंने सालों पहले सिस्टम से निकल दिया था। लैन किरेन ने गुस्से से कहा, तुमने उसे अंडर एस्टिमेट किया, जैसे तुमने सबको किया। काउंटडाउन फिर से चलने लगा। 0 hour 3 minutes and 58 seconds. 0 hour 3 minutes and 57 seconds. 0 hour 3 minutes and 56 seconds. लैन रेन की आवाज स्पीकर से आई, मैंने सिग्नल ट्रेस कर लिया है। बैकअप एक्सप्लोसिव्स मैंशन के नीचे नहीं, बल्कि पूरे आइलैंड में लगे हुए हैं। रूम में सन्नाटा छा गया। बीइंग ने हैरानी से पूछा, पूरे आइलैंड में? लैन रेन ने जवाब दिया, और रिमोट एक्सेस किसी और जगह से कंट्रोल हो रहा है। तभी एक स्क्रीन अचानक ऑन हुई, और उस पर एक आदमी नजर आया। ब्लैक सूट, ठंडी मुस्कान, और आंखों में अजीब सा पागलपन। वेंग शू। सब उसकी तरफ देखने लगे। वेंग शू हंस पड़ा। क्या हुआ? मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वागजी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। गेम खत्म हो गया है। वेंग शू ने सिर हिला दिया। नहीं, अभी असली गेम शुरू हुआ है। लैन यी गुस्से से बोला, तुमने मेरे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की? वेंग शू जोर से हंस पड़ा। तुम्हारा सिस्टम? फाउंडर, तुम अभी भी नहीं समझे। मैं कभी तुम्हारा पॉन था ही नहीं। ये सुनते ही सब शॉक में आ गए। लैन यी भी। वेंग शू ने आगे कहा, जिन गुआंग्याओ और तुम दोनों सोचते रहे कि तुम गेम के मास्टर्स हो, लेकिन मैं पिछले 10 साल से तुम दोनों को मैनिपुलेट कर रहा था। बीइंग ने भौंहें सिकोड़ी। तो जिन गुआंग्याओ और तुम पार्टनर द? वेंग शू मुस्कुराया। शुरू में, लेकिन बाद में नहीं। जिन गुआंग्याओ पावर चाहता था, और मैं बदला। लैन किरेन ने पूछा, किस बात का बदला? कुछ पाल के लिए वेंग शू का चेहरा सख्त हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पेरेंट्स भी प्रोजेक्ट फीनिक्स के विक्टिम्स द। उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। और जब मैंने सच जाना, मैंने फैसला कर लिया, या तो ये प्रोजेक्ट खत्म होगा, या फिर मैं। बीइंग कुछ पाल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार वेंग शू की आंखों में दर्द देखा, लेकिन फिर वेंग शू की मुस्कान वापस आ गई। फर्क सिर्फ इतना है, मैं अकेला नहीं मारूंगा। काउंटडाउन स्क्रीन पर चमका। 0 hour 2 minutes and 41 seconds. 0 hour 2 minutes and 40 seconds. 0 hour 2 minutes and 39 seconds. लैन रेन की आवाज फिर सुनाई दी। एक इमरजेंसी सोल्यूशन है। सबने एक साथ पूछा, क्या? लैन रेन ने जवाब दिया, बैकअप नेटवर्क को मैन्युअली शट डाउन करना होगा, लेकिन उसके लिए किसी एक को सेंट्रल रिएक्टर रूम में जाना पड़ेगा। बीइंग का दिल डूब गया। और वहां से वापस आना? खामोशी। किसी ने जवाब नहीं दिया। लैन शिचन ने धीरे से पूछा, लैन रेन, वापस आना पॉसिबल है? लैन रेन की आवाज भारी हो गई। नहीं। रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। किसी एक को सैक्रिफाइस देना होगा। तभी लैन यी आगे बढ़ा। सबकी नजर उस पर टिक गई। उसने सीधा वागजी की तरफ देखा, और फिर कहा, मैं जाऊंगा। वागजी की आंखें सिकुड़ गई। लैन यी ने पहली बार उसका नाम नहीं, बल्कि कहा, बीटा। पूरा रूम जाम गया। लैन यी मुस्कुराया, मैंने पूरी जिंदगी गलतियां की है, अब उन्हें ठीक करने का वक्त आ गया है। बीइंग ने तुरंत मना किया, नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। लैन यी ने धीरे से सिर हिला दिया, इस बार नहीं। कभी कभी इंसान को अपने फेसलॉन की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। काउंटडाउन। 0 hour 1 minute and 34 seconds. 0 hour 1 minute and 33 seconds. 0 hour 1 minute and 32 seconds. लैन यी रिएक्टर रूम की तरफ चल दिया, और जाते जाते रुक गया। उसने मुड़कर वागजी को देखा। आंखों में आंसू चमक रहे थे, और 25 सालों में पहली बार उसने एक सच्चा सेंटेंस कहा, मुझे तुम पर गर्व है। वागजी खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसकी मुट्ठी धीरे से बंद हो गई।
लैन यी मुस्कुराया। फिर रिएक्टर रूम का दरवाजा खुल गया और वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। लॉक एक्टिवेटेड। मैनुअल शटडाउन स्टार्टेड। काउंटडाउन 0 hour and 59 seconds, 0 hour and 58 seconds, 0 hour and 57 seconds। सब सांसें रोककर स्क्रीन को देखने लगे और उसी वक्त रिएक्टर रूम के मॉनिटर पर एक वार्निंग फ्लैश हुई। अनएक्सपेक्टेड इंट्रूडर डिटेक्टेड। लैन यी ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया, क्योंकि रिएक्टर रूम में वो अकेला नहीं था। अंधेरे में एक और शख्स खड़ा था और उसने धीरे से कहा, ये हिसाब अभी बाकी है फाउंडर। कंट्रोल रूम में सबकी नज़र रिएक्टर रूम के मॉनिटर पर जाम गई। लैन यी भी शॉक में खड़ा था। अंधेरे में खड़ा वो शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब उसका चेहरा लाइट में आया, सबकी सांसें रुक गई। लैन यी ने धीरे से कहा, तुम। इम्पॉसिबल। वो आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मुझे देखकर खुशी हुई फाउंडर। बीइंग ने स्क्रीन को गौर से देखा और फिर उसकी आंखें फाइल गई। ये वही आदमी था जिसकी फोटो उन्होंने फाउंडर के रिकॉर्ड्स में देखी थी, जिन गुआंग्याओ। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। लैन शिचन ने हैरानी से कहा, लेकिन तुम तो मर चुके थे। जिन गुआंग्याओ हंस पड़ा, दुनिया के लिए हाँ, लेकिन असल में नहीं। लैन यी का चेहरा सख्त हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन गुआंग्याओ उसके सामने आकर रुक गया। मैं अपना हिसाब पूरा करने आया हूँ। 25 साल पहले तुमने मुझे उसे किया, फिर मुझे धोखा दिया, और जब सब कुछ खराब हुआ तुमने सारा ब्लेम मेरे सर डाल दिया। लैन यी छुप रहा, क्योंकि वो जानता था जिन गुआंग्याओ झूठ नहीं बोल रहा। काउंटडाउन 0 hour and 41 seconds, 0 hour and 40 seconds, 0 hour and 39 seconds। लैन रेन की आवाज स्पीकर से आई, मैनुअल शटडाउन रुक गया है, कोई रिएक्टर सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। बीइंग तुरंत समझ गया, जिन गुआंग्याओ ने मॉनिटर की तरफ देखा। बिल्कुल, आज कोई हीरो नहीं बनेगा, ना फाउंडर, ना तुम लोग। सब कुछ मेरे साथ खत्म होगा। वागजी की आवाज ठंडी थी, तुम भी मर जाओगे। जिन गुआंग्याओ मुस्कुराया, मुझे परवाह नहीं। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आज उनका सब कुछ खत्म होगा। तभी स्क्रीन पर एक और विंडो खुली। वेंग शू नजर आया, उसके चेहरे पर गुस्सा था। जिन गुआंग्याओ, तुमने सिस्टम एक्सेस कैसे लिया? जिन गुआंग्याओ हंस पड़ा, तुम समझते द गेम तुम कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मैं तुम दोनों से एक कदम आगे था। पूरा कंट्रोल रूम शॉक में था। अब सब समझ आ रहा था। वेंग शू और लैन यी दोनों एक दूसरे को हराने में लगे थे, और जिन गुआंग्याओ छुपकर सबको मैनिपुलेट कर रहा था। काउंटडाउन 0 hour and 26 seconds, 0 hour and 25 seconds, 0 hour and 24 seconds। लैन रेन चिल्लाया, अगर अगले 20 सेकंड्स में शटडाउन कंप्लीट नहीं हुआ तो पूरा आइलैंड उड़ जाएगा। बीइंग ने स्क्रीन की तरफ देखा, नहीं, कुछ तो रास्ता होगा। तभी रिएक्टर रूम में लैन यी ने अचानक जिन गुआंग्याओ का हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जिन गुआंग्याओ गुस्से से चिल्लाया, छोड़ो मुझे। लैन यी ने जोर से कहा, नहीं, बहुत लोग मेरी वजह से बर्बाद हुए हैं, मैं और लोगों को नहीं मरने दूंगा। दोनों रिएक्टर कंसोल के पास स्ट्रगल करने लगे, और उसी दौरान इमरजेंसी लीवर एक्टिवेट हो गया। स्क्रीन ब्लिंक हुई, इमरजेंसी शटडाउन एक्सेप्टेड। काउंटडाउन रुक गया। 0 hour and 12 seconds, 0 hour and 12 seconds, 0 hour and 12 seconds। सबने राहत की सांस ली, लेकिन अगले हाई सेकंड रिएक्टर रूम में रेड वार्निंग चमक उठी, कोर ओवरलोड। लैन रेन की आवाज कांप गई, नहीं, इमरजेंसी शटडाउन ने रिएक्टर को अनस्टेबल कर दिया। बीइंग का दिल डूब गया। अब क्या होगा? लैन रेन ने धीरे से कहा, रिएक्टर फटने वाला है और उस रूम से बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। सबकी नजर मॉनिटर पर गई। लैन यी और जिन गुआंग्याओ दोनों रिएक्टर रूम के अंदर फंसे हुए थे और दरवाजा लॉक हो चुका था। जिन गुआंग्याओ ने पहली बार घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। लैन यी ने धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। तभी वागजी आगे बढ़ा और बोला, दरवाजा खोलो। बीइंग शॉक में उसकी तरफ मुड़ गया। वागजी, लेकिन वागजी की नज़र मॉनिटर से नहीं हटी, क्योंकि चाहे लैन यी ने कितनी भी गलतियां की हो, वो अभी भी उसका पिता था। 0 hour 1 minute, 0 hour and 59 seconds, 0 hour and 58 seconds। कंट्रोल रूम में हर किसी की सांसें तेज हो गई थी। मॉनिटर पर रिएक्टर रूम दिख रहा था,
लैन यी और जिन गुआंग्याओ अंदर फंसे हुए द कोर ओवरलोड की रेड वार्निंग बार बार फ्लैश हो रही थी। बीइंग ने वागजी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नजर आ रहा था। बीइंग की आवाज भर आई, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। पूरा रूम खामोश हो गया। लैन शिचन और जियांग चंग भी चुप थे। वागजी ने धीरे से बीइंग के गाल को छुआ और हल्का सा मुस्कुराया। मैं वापस आऊंगा। बीइंग ने सिर हिला दिया, जैसे उसे खुद भी अपनी बात पर भरोसा ना हो। तभी लैन रेन की आवाज आई, रुको। सब उसकी तरफ मुड़ गए। लैन रेन तेजी से कीबोर्ड पर काम कर रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जाम गई। मुझे रिएक्टर रूम का इमरजेंसी ब्लूप्रिंट मिल गया है। बीइंग तुरंत बोला, क्या कोई और एग्जिट है? लैन रेन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वो सिर्फ अंदर से एक्टिवेट हो सकता है। लैन यी ने मॉनिटर पर सब कुछ सुन लिया। उसने धीरे से मुस्कुराया, लगता है किस्मत मुझे एक और मौका दे रही है। जिन गुआंग्याओ हंस पड़ा, किस्मत? हम दोनों का एंड यही लिखा हुआ है। लैन यी उसकी तरफ मुड़ा, नहीं, मेरा एंड, तुम्हारा नहीं। जिन गुआंग्याओ कुछ समझ पता उससे पहले लैन यी ने उसे जोर से इमरजेंसी टनल की तरफ धक्का दे दिया। जिन गुआंग्याओ गिर पड़ा। पागल हो गए हो? लैन यी ने रिएक्टर कंसोल एक्टिवेट कर दिया। इमरजेंसी एग्जिट अनलॉक। टनल का दरवाजा खुल गया। जिन गुआंग्याओ शॉक में उसकी तरफ देखने लगा। तुम मुझे बचाना चाहते हो? लैन यी ने धीरे से कहा, हम दोनों ने बहुत गलतियां की है, लेकिन किसी को तो इस चेन को खत्म करना होगा। जिन गुआंग्याओं की आंखों में पहली बार आंसू चमक गए। 25 साल में पहली बार। उसने ना कोई चाल चली, ना झूठ बोला, बस छुप खड़ा रहा। काउंटडाउन, 0 आवर एंड 31 सेकंड्स, 0 आवर एंड 30 सेकंड्स, 0 आवर एंड 29 सेकंड्स। कंट्रोल रूम में सब देख रहे थे। लैन यी ने मॉनिटर की तरफ देखा। उसकी नजर सीधा वागजी पर टिक गई। बीटा। वागजी खामोश खड़ा रहा। लैन यी मुस्कुराया, मुझे माफ कर देना, मैं अच्छा पिता कभी नहीं बन सका। वागजी की आंखें हल्की सी नाम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लैन यी ने फिर बीइंग की तरफ देखा। बीइंग, उसका ख्याल रखना। बीइंग की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं वादा करता हूँ। लैन यी ने संतुष्टि से आंखें बंद कर ली। काउंटडाउन, 0 आवर एंड 10 सेकंड्स, 0 आवर एंड 9 सेकंड्स, 0 आवर एंड 8 सेकंड्स। जिन गुआंग्याओ टनल के एंट्रेंस पर खड़ा था। उसके पास अभी भी भागने का मौका था, लेकिन वो हिला नहीं। लैन यी ने चिल्लाकर कहा, जाओ, जिन गुआंग्याओ, जाओ। आखिरकार जिन गुआंग्याओ मुड़ गया और टनल में दौड़ पड़ा। काउंटडाउन, 0 आवर एंड 3 सेकंड्स, 0 आवर एंड 2 सेकंड्स, 0 आवर एंड 1 सेकंड। फिर एक जबरदस्त रोशनी पूरे आइलैंड में फैल गई। बूम, जमीन हिल उठी। कंट्रोल रूम के मॉनिटर्स एक एक करके बंद होने लगे। सब लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर इमरजेंसी लाइट्स जल उठी। लैन रेन की आवाज धीरे से सुनाई दी, रिएक्टर डिस्ट्रॉयड, आइलैंड सेफ, प्रोजेक्ट फीनिक्स टर्मिनेटेड। पूरे रूम में खामोशी छा गई। सब जानते थे आज एक युग खत्म हो गया था, लेकिन जब धूल बैठी, एक और सच सामने आने वाला था। क्योंकि रेस्क्यू टीम को रिएक्टर के पास सिर्फ एक बॉडी मिली थी, और वो बॉडी लैन यी की नहीं थी। 3 दिन बाद प्रोजेक्ट फीनिक्स का नाम दुनिया भर की हेडलाइंस में था। सालों से छुपे हुए राज अब सबके सामने आ चुके थे। इलीगल एक्सपेरिमेंट्स, करप्शन, मैनिपुलेशन, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन एक सवाल अब भी सबको परेशान कर रहा था। लैन यी कहाँ है? रेस्क्यू टीम को रिएक्टर के पास सिर्फ एक बॉडी मिली थी, और वो जिन गुआंग्याओ की थी। लैन यी का कोई पता नहीं चला। बीइंग मैंशन के गार्डन में खड़ा आसमां देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बादल गया था। तभी उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। वागजी। बीइंग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ मुड़ा। कुछ पता चला? वागजी ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, अभी तक नहीं। दोनों कुछ पाल छुप रहे। फिर बीइंग ने पूछा, अगर वो जिंदा हुआ तो? वागजी ने आसमां की तरफ देखा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे नफरत करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। बीइंग ने उसका हाथ पकड़ लिया, और इस बार वागजी ने उसे छोड़ा नहीं। 2 हफ्ते बाद लैन शिचन और जियांग चंग ऑफिशियली साथ रहने लगे। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट फीनिक्स विक्टिम्स के लिए एक फाउंडेशन शुरू की, जहां अन्य लोगों की मदद की जाती थी।
जिनकी जिंदगी उस प्रोजेक्ट की वजह से बर्बाद हुई थी। जियांग चंग अब पहले से ज्यादा शांत लगता था और लैन शिचन के चेहरे पर काफी वक्त बाद असली मुस्कान वापस आई थी। लैन रेन को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला। उसकी हैकिंग स्किल्स ने हजारों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उसने सारी पब्लिसिटी रिजेक्ट कर दी। उसका कहना था, हीरोज वो होते हैं जो आखिरी तक लड़ते हैं। एक महीना बाद वीइंग और वाकजी फाइनली अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने लगे। एक शाम दोनों बीच पर चल रहे थे। हवा हल्की थी, समुंदर शांत था। बीइंग मुस्कुराया, तुम जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना सब सर्वाइव कर लेंगे। वाकजी ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता था। बीइंग हंस पड़ा। इतना कॉन्फिडेंस? वाकजी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, तुम पर भरोसा। बीइंग का चेहरा लाल हो गया और दोनों हंस पड़े। पहली बार, बिना किसी डर के, बिना किसी राज के। लेकिन उसी वक्त समुंदर के दूसरे किनारे पर एक आदमी अकेला खड़ा था। उसने कैप और ब्लैक कोट पहना हुआ था। दूर से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने एक बार वीइंग और वाकजी की तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई और वो मुड़कर चल दिया। उसके हाथ में एक पुरानी फैमिली फोटो थी। फोटो में एक छोटा बच्चा था और उसके पास खड़ा था लैन यी। आदमी ने फोटो को देखा और धीरे से कहा, अब तुम आजाद हो। फिर वो भीड़ में गायब हो गया। उस दिन के बाद किसी ने भी लैन यी को दोबारा नहीं देखा। ना उसकी बॉडी मिली, ना कोई प्रूफ, बस एक अधूरा राज जो हमेशा के लिए राज बन गया। कुछ कहानियां आंसर्स के साथ खत्म होती है और कुछ कहानियां उम्मीद के साथ। प्रोजेक्ट फीनिक्स खत्म हो गया, दुश्मन हार गए, राज सामने आ गए और सबसे जरूरी, वीइंग और वाकजी ने एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ा। चाहे कितने भी अंधेरे रास्ते आए, वो साथ चले और साथ ही रहे। तो दोस्तों, यही थी हमारी किंग्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी। एक ऐसी जर्नी जिसमें दोस्ती थी, प्यार था, फैमिली थी, ट्रस्ट था, बिट्रेयल था और बहुत सारे ऐसे राज थे जो आखिर तक ह्यूम सरप्राइज करते रहे। वीइंग और वाकजी ने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया और ह्यूम दिखाया कि असली ताकत सिर्फ पावर में नहीं बल्कि उन लोगों में होती है जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको इस कहानी का हर चैप्टर पसंद आया हो, अगर आपने इस जर्नी को हमारे साथ एंजॉय किया हो और अगर आप ऐसी ही और रोमांटिक, इमोशनल और एक्साइटिंग स्टोरीज सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक लाइक और एक कमेंट ह्यूम और भी अच्छी स्टोरीज लेने की मोटिवेशन देता है। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, वाकजी, वीइंग, लैन, शिचन, जियांग चंग या फिर कोई और आपका फेवरेट सीन कौन सा था। क्या आपको एक्शन ज्यादा पसंद आया या रोमांस या फिर स्टोरी के मिस्ट्री और ट्विस्ट्स? आपके सारे कमेंट्स मैं जरूर पढ़ती हूँ और आपकी सजेशंस हमारी अगली कहानियों को और भी बेहतर बनती है। इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये है वैंक्शन रिबन लव एफएफ और मैं हूँ हीवियन। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।